नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 321 धमकियां। योजना। अरविंद शर्वानी के रवैये से चिढ़ गया था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव था। आखिरकार अगर उसने कोई नकारात्मक पक्ष दिखाया तो सगाई रद्द होना असंभव नहीं था। वह शर्वानी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ सहने का फैसला किया। लेकिन भले ही वह शर्वानी को कुछ समय के लिए अपनी मर्जी से काम करने की इजाज़त देने वाला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह क्रिश को ऐसे ही जाने देगा। चूंकि वह शर्वानी पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसलिए वह क्रिश पर गुस्सा निकालेगा। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उसे क्रिश की एंटरटेनमेंट कंपनी को नष्ट करके शुरुआत करनी होगी। दूसरे दर्जे के शहर में एक छोटी सी कंपनी को नष्ट करवाना उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बस एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत थी, और इस तथ्य से कि क्रिश ने उसे विकल्प दिए जाने के बाद से एक भी शब्द नहीं बोला था, ये स्पष्ट था कि उसने शर्वानी के बारे में सोचना जारी रखने का विकल्प चुना था। चूंकि ऐसा था, तो अरविंद उसे नष्ट करने वाला था। दूसरी ओर कार्तिक अपने दो चचेरे भाइयों को पार्किंग की ओर जाते देख थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। उसे खुद अरविंद पसंद नहीं था, लेकिन वह क्या कर सकता था। परिवार के नेता द्वारा पहले से तय की गई किसी भी चीज़ को बदलना उसके लिए असंभव था। वह चाहता था कि शर्वानी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जिसे वह प्यार करती हो, न कि ऐसे व्यक्ति से जो उसके लिए तय किया गया हो। खुद के लिए वह पहले से ही किसी ऐसे व्यक्ति से सगाई कर चुका था जो उसके लिए तय किया गया था। लेकिन वह काफ़ी भाग्यशाली था, क्योंकि उसके लिए जो लड़की तय की गई थी वह ऐसी थी जिससे शादी करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। और उन दोनों के बीच का रिश्ता शर्वानी और अरविंद के बीच के रिश्ते से अलग, खराब नहीं था। उसके लिए अकेले कुछ कर पाना असंभव था, लेकिन उसे विश्वास था कि क्रिश के पास इस समस्या का समाधान होगा। क्रिश के लिए इस समस्या से निपटने का कोई तरीका ढूंढ पाना असंभव नहीं था। कार्तिक को क्रिश की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था। जो पता चला वह स्पष्ट रूप से क्रिश के पीछे की असली पृष्ठभूमि नहीं थी। अगर यह सच था कि वह पिछले कुछ सालों से परेशान था, तो ये कैसे संभव था कि वह पहले से ही अरबपति था। मैंने तुम्हें पहले ही मौका दे दिया है। जब तुम यह नहीं चाहते, तो जब तुम देखोगे कि तुम्हारा सब कुछ बिखर रहा है, तो मुझे दोष मत देना, अरविंद ने जहर भरे स्वर में कहा। अरे समझो, तुम किसे धमका रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास खुद की क्षमता है कि तुम क्रिश की तरह कुछ शुरू कर सको। तुम स्वतंत्र होने की कोशिश करने के बजाय केवल अपने परिवार पर निर्भर रह सकते हो। यही सब है जो तुम अब तक इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि उन लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हो जिनकी पृष्ठभूमि तुम्हारी जैसी नहीं है। अगर तुमने क्रिश पर कुछ भी करने की कोशिश की, तो मेरा यकीन करो, तुम मुझसे मुकाबला करने जा रहे हो। कार्तिक ने अचानक अरविंद की ओर देखते हुए कहा। हंफ, तुम सच में उस बदमाश का साथ देने को तैयार हो सकता है कि मैं अपने परिवार का वारिस न हूं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद पर हूं। जब तक तुम यहां अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मैं अभी भी पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हूं। आप संगीत रचना में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं अपने परिवार के तहत कई कंपनियों का अधिग्रहण कर चुका होऊंगा। उस समय मेरा प्रभाव आपसे अधिक होगा। तो तुम इस बारे में सोचो। क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन हमें एक दूसरे के रास्ते में आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे, तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, अरविंद ने एक खर्राटे के बाद जवाब दिया। साम्राज्य पर तुम्हारी यात्रा जारी है, क्या ये सच है? मेरा विश्वास करो, अगर तुमने क्रिश के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो मुझे रेजी शहर में अपने परिवार के पास वापस जाने में कोई आपत्ति नहीं है। फिर मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा, कार्तिक ने पूरी गंभीरता से कहा। अरविंद कार्तिक के इस रुख से हैरान था। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक को एक तरफ हटने के लिए मनाना नामुमकिन होगा। लेकिन कार्तिक भले ही क्रिश का साथ देना जारी रखे, अरविंद क्रिश को जाने नहीं देना चाहता था। वह समझ गया था कि शर्वानी क्रिश के प्रति बहुत आकर्षित हो रही है। वह क्रिश के प्रति कुछ हद तक जुनूनी लग रही थी, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शर्वानी में जुनून को खत्म करने के लिए उसे जुनून के स्रोत को खत्म करना होगा, और जुनून का स्रोत क्रिश था। तो चाहे जो भी हो, उसे क्रिश को खत्म करना ही होगा। चाहे वह क्रिश की स्वामित्व वाली कंपनियों के मामले में हो, या इस दुनिया में, क्रिश को गायब होना ही था। बाद में जो परिणाम सामने आएंगे, उसकी उसे परवाह नहीं थी। उसे लगता था कि वह अपने निशानों को छिपाने में सफल हो जाएगा।
भले ही कार्तिक को पता हो कि वह ही इस सब में शामिल था, लेकिन जब तक उसके पास इस बारे में सबूत नहीं होंगे तब तक उसके लिए उसके खिलाफ कुछ भी कर पाना असंभव था। और उस समय तक वह कृष को खत्म कर चुका होगा। तब शर्वानी उसकी हो जाएगी। उसके पास खुद के अलावा किसी और के बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं होगा और इसके साथ ही वह उसके साथ शांति से रह सकता है। ये सोचते हुए अरविंद ने पलटकर जाना शुरू कर दिया। उसे तुरंत व्यवस्था करनी थी। उसे लगा कि अब और इंतजार करना बहुत बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि ऐसा करने से शर्वानी और भी ज्यादा पागल हो सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जुनून पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसे यह सुनिश्चित करने का तरीका खोजना होगा कि शर्वानी कृष से नफरत करती है। जब तक वह उससे नफरत करती है तब तक उसे उससे अरविंद प्यार करने में कोई समस्या नहीं होगी। कार्तिक ने अरविंद को जाते हुए देखा। जब वे आए, कार्तिक अपनी कार में आया, शर्वानी और सानवी शर्वानी की फरारी F8 स्पाइडर में आए, जबकि अरविंद भी अपनी कार में आया। अरविंद के लिए शर्वानी के साथ एक ही कार में रहना असंभव था, क्योंकि वह उसे वहां नहीं चाहती थी। कार्तिक और कृष तीनों को जाते हुए देखते रहे। होटल में आने जाने वाले लोगों के अलावा केवल वे दोनों ही वहां खड़े रहे। जहां तक युवाओं के इस समूह से जुड़े नाटक की बात है, भले ही इसने कुछ हद तक ध्यान आकर्षित किया हो, लेकिन अधिकांश लोगों को युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा की कोई परवाह नहीं थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक ने चेहरे पर गंभीर भाव लिए कृष की ओर देखा और कहा, अब से तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं अरविंद को जानता हूँ। भले ही हम एक ही शहर से नहीं हैं, लेकिन मुझे उसके बारे में पहले से ही जानकारी मिल चुकी है, जब से मैंने सुना है कि उसकी सगाई शर्वानी से होने वाली है। वह एक जहरीला व्यक्ति है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सावधानी बरतें और उसे संभालने का कोई तरीका खोजें, या कम से कम कुछ समय तक उसे संभाले रखें। मैं उससे निपटने का कोई तरीका ढूंढ लूंगा। कृष्ण ने जवाब में सिर हिलाया, लेकिन उसने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसने पहले ही अरविंद से निपटने का फैसला कर लिया था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी से भी धमकाना पसंद करता हो। अरविंद ने ही उसे धमकाया था और कृष उससे निपटना चाहता था। लेकिन अगर अरविंद के परिवार ने इस मामले में दखल देने का फैसला किया तो कृष उनसे भी निपटने में संकोच नहीं करेगा। कार्तिक के बारे में कृष को लगा कि यह लड़का काफी अच्छा है। ऐसा लगा कि वह उसे उन लोगों के समूह में शामिल कर सकता है जिन्हें वह वर्तमान में पढ़ा रहा है, वह समूह जिसे वह रचना और पटकथा लेखन सिखा रहा है। वह कार्तिक के बारे में तब से ही जानता था जब वे दोनों मिले थे। वह समझ गया था कि कार्तिक यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वह अपने परिवार की प्रतिष्ठा पर निर्भर हुए बिना अपना नाम कमाना चाहता था। यह ऐसा कुछ था जो रेजी शहर में करना मुश्किल था, और इसी कारण से वह एक छोटे शहर में आया ताकि यहाँ से शुरुआत कर सके। इस तरह यहाँ नाम कमाने के बाद उसके लिए रेजी शहर में मौजूद बड़ी कंपनियों में भी ऐसा करना कोई समस्या नहीं होगी। कार्तिक को लगा कि कृष चीज़ों को हल्के में ले रहा है। हालांकि उसे लगा कि कृष को इससे थोड़ा ज्यादा सावधान रहना चाहिए था, फिर भी उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि कृष को अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा था। इन सब के बावजूद कार्तिक ने फैसला किया कि वह भी कार्रवाई करने जा रहा है। शुरू में उसका रेजी शहर में मुख्य जीवनसन परिवार से संपर्क करने का इरादा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। जहां तक शर्वानी की बात है, कार्तिक ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अरविंद और शर्वानी के बीच सगाई को रद्द करने के लिए कृष को इसमें शामिल करना होगा। कृष, मैं तुमसे एक काम मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी छोटी चचेरी बहन को इस शादी से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? मैं नहीं चाहता कि उसका वैवाहिक जीवन दुखी रहे। वह हमेशा एक लापरवाह व्यक्ति रही है, लेकिन जब से तुम चले गए हो सब कुछ पूरी तरह से बदल गया है। कार्तिक ने कृष को गंभीरता से देखते हुए पूछा। अध्याय 322 मदद मांगना। कृष एक बार फिर कार्तिक के उस पर विश्वास को देखकर हैरान रह गया। ये सच हो सकता है कि कृष के पास एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी, लेकिन ये बड़े शहरों में उन बड़े परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी आज तक कृष ने अपनी 2 कंपनियों के अलावा और कुछ नहीं बताया था, साथ ही अपनी उन क्षमताओं के बारे में भी नहीं बताया था जो उसने पहले ही बता दी थी, जिनमें गीत रचना, पटकथा लेखन, उत्कृष्ट युद्ध कौशल, अच्छा ड्राइविंग कौशल और शानदार पियानो बजाने का कौशल शामिल था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कार्तिक को उस पर किसी तरह का भरोसा था। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने फैसला किया कि जब वह अपने विला में वापस जाएगा तो उसे एआई से खुद की पृष्ठभूमि की कुछ जांच करने के लिए कहना होगा। उसे बस वह जानकारी ढूंढनी थी जो दूसरों को मिल सकती थी, बशर्ते कि उनके पास आई जैसी ही क्षमताएं हों। इस तरह वह जान पाएगा कि दूसरे उसके बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। इस तरह वह उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएगा जो उन्हें नहीं पता, एक ट्रम्प कार्ड की तरह। जहां तक बात यह है कि शर्वानी की शादी के मुद्दे को सुलझाने में वह अकेले सक्षम थे, तो यह ऐसा मामला था जिसे सुलझाना उनके लिए काफ़ी आसान था।
उसके लिए इस समस्या को हल करना आसान था और यह उसी दिन हल हो सकता था। वह ऐसा तब कर सकता था जब वह अपनी कार में वापस जाता। लेकिन वह इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक थे कि कार्तिक को किस बात ने यह विश्वास दिलाया कि वही इस समस्या को सुलझाने में सक्षम है। तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि मैं ही इसे हल कर सकता हूँ? तुम्हें पता है, मेरी अपनी कंपनी होने के बावजूद मैं निश्चित रूप से बड़े शहरों के परिवारों के समान स्तर पर नहीं हूँ। कृष ने कार्तिक को उत्सुकता से देखते हुए पूछा। कार्तिक ने आखिरकार कृष के कंधों से अपना हाथ हटा लिया। फिर उसने कृष की तरफ गंभीरता से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि मेरी चचेरी बहन तुमसे प्यार करती है। यह ऐसी बात है जिसे कोई मूर्ख भी उसके व्यवहार से बता सकता है। मुझे नहीं पता कि आपको उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं है, जबकि वह एक खूबसूरत लड़की है जिसे बहुत से लोग चाहते हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि यह आपकी अपनी निजी भावनाओं से जुड़ा मामला है। लेकिन मुझे लगता है कि आप भी उसे पसंद करते हैं। शर्वानी को इस स्थिति से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका यह है कि आप दावा करें कि आप दोनों पहले से ही एक रिश्ते में हैं। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो आप पहले से चल रही शादी की व्यवस्था को रोकने में सक्षम होंगे। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि शर्वानी की शादी अगले 3 महीनों में होने वाली है। अगर वह अभी तक अरविंद से नहीं मिली होती तो अब तक उसकी शादी हो चुकी होती। वैसे भी आपको बस इतना कहना है कि आप दोनों रिलेशनशिप में थे और पहले ही ऐसा कर चुके हैं। अगर आप ऐसा कुछ कहते हैं तो मुझे विश्वास है कि भले ही मेरी छोटी चचेरी बहन थोड़ी शर्मिंदा होगी, लेकिन वह आपकी कही गई बात के खिलाफ नहीं जाएगी। चूंकि वह अरविंद से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वह निश्चित रूप से सहयोग करेगी। और जब ये जानकारी रेजी शहर में मेरे परिवार के नेताओं तक पहुंचेगी तो उनके पास शर्वानी और अरविंद की सगाई रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। उन दोनों के बीच सगाई रद्द होने के बाद अगर आपके मन में मेरी छोटी चचेरी बहन के लिए कोई भावना नहीं है तो आप ये सुनिश्चित करने का कोई तरीका खोज सकते हैं कि आप दोनों एक साथ ना हों। आप आखिरकार सच्चाई बता सकते हैं ताकि कोई भी आपको ढूंढने ना आए और आपको मेरी छोटी चचेरी बहन से शादी करने के लिए मजबूर ना करे। जहां तक अरविंद और शर्वानी के बीच सगाई की बात है तो यह ऐसी चीज है जो दोबारा नहीं होगी, क्योंकि दोनों परिवारों को अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह है। उनका फिर से एक साथ आना असंभव है क्योंकि इससे दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो यकीन मानो मैं तुम्हारा एहसानमंद हो जाऊंगा। जब भी तुम मुझसे कहोगे मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी है या कुछ साल बाद, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। कार्तिक ने एक लंबी योजना बताई जिसके बारे में उसने पहले ही सोच रखा था। साम्राज्य की नई कहानियों का आनंद लेन कृष को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लग रहा था कि कार्तिक ने पहले से ही इस बारे में सोच रखा था। चूंकि वह जीवनसन परिवार को सबसे अच्छी तरह समझता था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह इस मुद्दे से निपटने के लिए कौन सी विधि अपना सकता है, ये जान सकेगा। खैर, यह एक अच्छी योजना थी और यह काम करेगी, लेकिन इसमें जोखिम भी था, कम से कम उस व्यक्ति के लिए जिसके पास कृष या एआई जैसी प्रणाली नहीं थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा तरीका नहीं अपनाऊंगा। मेरे पास इससे निपटने का अपना तरीका है। मुझे बस अरविंद से निपटना है और यह सब निपट जाएगा, कृष ने जवाब दिया। कार्तिक हैरान था। उसने सोचा कि शायद कृष इस बारे में बहुत सोच रहा होगा, इसलिए यहाँ सहायता करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कृष पहले से ही इस बारे में सोच रहा था, ये देखते हुए कि वह इस सरल विधि का उपयोग करने के बजाय अरविंद से निपटने के बारे में भी सोच रहा था। कृष की पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा न जानने के बावजूद कृष ने जो कहा था उस पर उसे पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि कृष उससे कहीं बढ़कर है जो उसने दिखाया था। अगर आप अरविंद से निपट सकते हैं तो इससे इस मुद्दे में भी मदद मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे निपटने के लिए किसी सहायता की ज़रूरत है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, कार्तिक ने जवाब दिया। चिंता मत करो, कल तक सब कुछ हल हो जाएगा, कृष ने कार्तिक को आश्चर्यचकित करते हुए कहा। कार्तिक अवाक रह गया, सोच रहा था कि क्या कृष सिर्फ शेख ही बघार रहा था या फिर वह वाकई गंभीर था। सिर्फ एक दिन में अरविंद से निपट पाना, ये कुछ ऐसा था जो उसके लिए भी असंभव था, जो जीवनसन परिवार का हिस्सा था। फिर भी उसने कृष पर भरोसा करने का फैसला किया। वैसे भी कोई बुराई नहीं थी, भले ही कृष एक ही दिन में अरविंद से निपटने में सक्षम न हो। जब तक वह शादी से पहले अरविंद से निपट सकता था तब तक वह काफी अच्छा था। पहले ही धन्यवाद, लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा, जब तक तुम्हें अरविंद से निपटने में मेरी मदद की ज़रूरत है तब तक तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो।
ये रहा मेरा कार्ड, इस पर मेरा संपर्क नंबर है। कार्तिक ने कृष को कार्ड देते हुए कहा। कृष ने कार्ड ले लिया। हालांकि वह आई के इस्तेमाल से कार्तिक के जितने लंबे कॉन्टैक्ट्स चाहे आसानी से पा सकता था। उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां से चल पड़ा। कार्तिक ने कृष को अपनी कार में जाते हुए देखा। वह काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर उसने अपना फोन निकाला और कॉल किया। भाई, मुझे मदद चाहिए। अरविंद और छोटी चचेरी बहन शर्वानी के बीच यह शादी न हो, इसके लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ। और उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूँ कि आप किसी की रक्षा करने में मेरी मदद करें। उसका नाम कृष है। मैं आपको थोड़ी देर में सारी जानकारी भेज दूंगा। कार्तिक ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसके निहितार्थ को आप समझते हैं, है न? फोन के दूसरी ओर से एक गहरी मर्दाना आवाज आई। मैं समझता हूँ भाई, लेकिन मैं शर्वानी को जितना जानता हूँ वह एक खुशमिजाज लड़की है। मैं नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो। परिवार के लिए बेहतर है कि उसकी शादी किसी और से करवा दी जाए, लेकिन अरविंद की नहीं। कार्तिक ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। तुम्हें पता है कि अगर यह शादी असफल भी हो जाती है तो भी इस बात की पूरी संभावना है कि वे उसके लिए एक और शादी तय कर देंगे, है न? और हो सकता है कि अगली शादी के लिए जो उम्मीदवार तय किया जाए वह सबसे अच्छा न हो और शायद अरविंद से भी बुरा हो। आवाज ने एक बार फिर पूछा। मैं जोखिम उठाने को तैयार हूं, और मुझे यकीन है कि शर्वानी भी जोखिम उठाने को तैयार है। जिस तरह से वह अरविंद के साथ बातचीत कर रही है उससे ये स्पष्ट है कि जब तक वह अरविंद से विवाहित है तब तक उसका जीवन एक दुर्स्वप्न बना रहेगा। उसके लिए किसी और से शादी करना बेहतर है, और मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि उसके लिए जो अगला व्यक्ति तय किया जाएगा वह बेहतर होगा। ये और भी बेहतर होगा अगर शर्वानी को कोई बेहतर उम्मीदवार मिल जाए जिसे परिवार और खुद वह स्वीकार कर लें। यह उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी, कार्तिक ने समझाया। ठीक है, चूंकि आपने अपना निर्णय पहले ही ले लिया है तो मुझे लगता है कि आपने शर्वानी से बात भी कर ली होगी। कॉल के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति ने सवालिया लहजे में पूछा। मुझे विश्वास है कि वह इसे स्वीकार कर लेगी, लेकिन मैं आपको उस व्यक्ति का विवरण भेजने से पहले उससे पुष्टि करूंगा जिसकी सुरक्षा में मैं आपकी सहायता चाहता हूं। कार्तिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया। ठीक है, मैं जरूरी इंतजाम कर दूंगा, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि नतीजे आपकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। जिस व्यक्ति की सुरक्षा में आप मेरी मदद चाहते हैं उसके बारे में मुझे पहले जानकारी भेजें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा कि यह संभव है या नहीं। कॉल के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत कॉल खत्म करने से पहले कहा। अध्याय 323 अतीत में परिवर्तन। एक बाधा कृष अपनी BMW 7 सीरीज की कार में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। इसी दौरान उसने आई से संवाद किया और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। यह अगले कुछ सेकंड में हो जाएगा। ये हो गया है, मैंने पहले ही संबंधित लोगों को जानकारी भेज दी है। AI से जवाब सुनकर कृष का ध्यान अरविंद पर नहीं रहा। वह पहले ही AI के माध्यम से इस मामले को निपटा चुका था। फिलहाल उसे सुरक्षा कंपनी को बॉडीगार्ड कंपनी में बदलने पर ध्यान देना होगा। हालांकि यह पूर्ण रूपांतरण नहीं होने जा रहा था, फिर भी एक अन्य विभाग का निर्माण किया जाना था जो अंगरक्षक बाजार का प्रभार संभालने वाला था और उसे इसकी योजना बनानी थी। ये सच हो सकता है कि वह AI का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसे पहले सुनिश्चित होना था। आखिरकार AI को सिस्टम के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था, कम से कम कृष का तो यही मानना था। इस कारण से ऐसा नहीं था कि वह AI से सीधे सिस्टम से संबंधित किसी भी चीज के बारे में पूछने जा रहा था। जैसे ही वह अपने विला में वापस आया, कृष ने तुरंत AI से अपने बारे में सारी प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने को कहा, और कुछ सेकंड बाद AI ने उसे बताया कि उसने ये काम पहले ही पूरा कर लिया है। कृष ने अपना लैपटॉप लिया और AI द्वारा दी गई जानकारी को देखना शुरू किया। ये वह जानकारी थी जो तब तक मिल सकती थी जब तक कि किसी व्यक्ति में AI जैसी क्षमता हो। क्या इस जानकारी में वह जानकारी भी शामिल है जो तुमने मेरे बारे में छिपाई थी? कृष ने पूछा। आखिरकार, पहले ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह उन बड़े परिवारों द्वारा लक्षित न हो जो बेन रेमंड से संबंधित थे, उसने फिलहाल अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी छिपाने का फैसला किया। हाँ, ये जानकारी उसी जानकारी का हिस्सा है जो मैंने आपको दी है, लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी मैंने छिपाई है उसे कोई भी नहीं देख सकता। मैंने आपके बारे में संवेदनशील जानकारी को अस्थायी रूप से मिटा दिया है जहां तक मैं पहुंच सकता हूं। अगर किसी के पास आपके बारे में कोई संवेदनशील जानकारी है तो वह जानकारी हार्ड कॉपी के रूप में है। कृष ने जवाब में सिर हिलाया। साथ ही वह अपने बारे में दी गई जानकारी को पढ़ता रहा। यही वह क्षण था जब वह जानकारी से आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका।
सबसे पहले जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता साधारण वैज्ञानिक थे। आनुवंशिक विकास से संबंधित परियोजना में उनके शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसने वीडियो में देखा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वे सिर्फ साधारण वैज्ञानिक थे और दुर्भाग्य से एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। जहां तक क्रिश की बात है, उसके चाचा द्वारा उससे सब कुछ छीन लिए जाने के बाद वह सड़कों पर जीवित रहा, भोजन जुटाने के लिए काम करता रहा, इससे पहले कि उसे एक रहस्यमय संगठन में भर्ती किया गया। खैर, एआई द्वारा दी गई जानकारी से भी ये पता नहीं चला कि यह कौन सा संगठन है। क्रिश ने सिस्टम से इस संगठन के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन सिस्टम ने इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। फिर भी जानकारी के अनुसार क्रिश कुछ साल पहले इस संगठन में शामिल हुआ था और वहां उसने कुछ तरह की ट्रेनिंग ली थी। फिर कुछ महीने बाद उसने संगठन छोड़ दिया और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, जहां वह जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह उस समय की बात है जब वह डायनामिक नाइट क्लब में बाउंसर था। उस समय क्रिश को मौत के करीब की स्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन वह किसी तरह बच गया और उसे जो चोटें लगी थीं वे उतनी खतरनाक नहीं थीं जितनी लग रही थीं। ये वही दिन था जब क्रिश ने बाउंसर के रूप में काम करना छोड़ दिया और फिर एक बॉडीगार्ड एसोसिएशन में शामिल हो गया तथा कई महीनों तक शर्वानी के लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम किया। फिर एक घटना के कारण, जिसके कारण शर्वानी का अपहरण हो गया था, क्रिश ने अंगरक्षक के रूप में काम करना बंद कर दिया और इस दौरान वह चुपचाप रहा। उसने स्वयं को अपने विला के अंदर बंद कर लिया। उसने कुछ लोगों से संपर्क किया था, उनमें से एक वह था जिसने उसकी कंपनी में उसे निशाना बनाया था, लेकिन जिस दिन उसने कंपनी छोड़ी उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा और अपनी कंपनियों के बारे में जानकारी के अलावा क्रिश के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। क्रिश हैरान था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यह एक तथ्य था कि उसके माता पिता किसी ऐसे शोध में शामिल थे जिसमें आनुवंशिक उत्परिवर्तन शामिल था। क्रिश को उस परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे लगता था कि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना थी क्योंकि इसमें सरकार भी शामिल थी। लेकिन किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि यह जानकारी दुनिया भर के डेटा सिस्टम से पूरी तरह से मिट चुकी है। यह इस हद तक था कि बेहद शक्तिशाली आई भी उस जानकारी को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था। ये पहले अच्छी बात हो सकती थी, कम से कम उस समय तक जब उसके माता पिता जीवित थे, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि यह क्रिश के लिए हानिकारक था। आखिरकार उसके पास उन लोगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी जो उसके माता पिता की मृत्यु से जुड़े थे। यदि उसके माता पिता के आनुवंशिकी से संबंधित किसी परियोजना में शामिल होने से संबंधित ये जानकारी मिटा दी जाए तो उसके लिए चीजें कठिन हो जाएंगी, क्योंकि उसे इसमें शामिल सभी लोगों को ढूंढने में परेशानी होगी। आखिरकार अपने माता पिता की मृत्यु से संबंधित लोगों को खोजने के अलावा क्रिश को अभी भी उस प्रयोगशाला को खोजना था जिसका उपयोग उसके माता पिता उस समय कर रहे थे जब उन्होंने उस संगठन को छोड़ दिया था जिसके लिए वे पहले काम कर रहे थे। साम्राज्य पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। क्रिश को समझ में नहीं आया कि आखिर क्या बदल गया। ये कैसे संभव था कि कुछ समय पहले ही उसने अपनी मां के वीडियो में जो जानकारी देखी थी वह किसी तरह गायब हो गई। बस सुनिश्चित करने के लिए क्रिश आगे बढ़ा और फ्लैश डिस्क ली जो उसकी मां ने बैंक वॉल्ट में छोड़ी थी। उसने फ्लैश डिस्क को लैपटॉप में डाला और फिर उसे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने वीडियो चलाया और पाया कि सब कुछ पहले जैसा ही था, जिसमें उनकी मां उन्हें बता रही थी कि 6 साल पहले क्या हुआ था। क्रिश ने आगे क्या करना है इस पर विचार करते हुए भौहें सिकुड़ीं। बस सुनिश्चित करने के लिए उसने एक बार फिर वीडियो देखा और पाया कि वह अभी भी वहां था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता के उस प्रोजेक्ट में शामिल होने की जानकारी दुनिया भर से मिटा दी गई है। क्रिश को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा कौन था जो ऐसा करने में सक्षम था। ये जानना जरूरी था कि क्रिश के पास जो आई है उसमें कई साल पहले डिलीट किए गए कुछ दस्तावेजों को भी रिकवर करने की क्षमता है। लेकिन किसी तरह उसके माता पिता के बारे में जानकारी कुछ ऐसी थी जो 6 साल से भी कम समय पहले मिटा दी गई थी। लेकिन क्रिश को लगा कि यह जानकारी हाल ही में मिटा दी गई है। आखिरकार कुछ समय पहले ही लक्ष्मण साथी, जो उसके माता पिता की मौत में शामिल लोगों में से एक था या उन लोगों से संबंधित था, उसे ढूंढने आया था। शुरू में क्रिश को नहीं पता था कि लक्ष्मण साथी उससे क्या मांगने आया था, लेकिन जब उसे वह फ्लैश डिस्क मिल गई जिसमें यह जानकारी थी कि उसकी मां ने बैंक में एक और फ्लैश डिस्क कहां छोड़ी थी, तो क्रिश को आखिरकार समझ आ गया कि लक्ष्मण साथी क्या मांग रहा था। और वीडियो से उसकी मां ने कहा था कि उसने बैंक में फ्लैश डिस्क रखने की जगह बदल दी है क्योंकि वहां एक गद्दार था और दूसरा बाग बैंक गया था। फिर भी उसने दावा किया था कि उसे वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। क्रिश को पहले से ही पता था कि क्या हुआ था और उसे
पहले से ही पता था कि दूसरे बाघ को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जो गद्दार से संबंधित था, ताकि वह फ्लैश डिस्क प्राप्त कर सके। चूंकि वे फ्लैश डिस्क को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इसका मतलब था कि उस समय उसके माता पिता के बारे में जानकारी मिटाई नहीं गई थी। लेकिन अब तब से लगभग 6 महीने हो चुके थे, और पिछली मुठभेड़ के बाद से, जब कृष्ण लक्ष्मण साथी को मारना चाहता था और लक्ष्मण के साथ आए व्यक्ति ने उसे रोक दिया था, तब से लेकर अब तक उसने कभी भी साथी परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं की। लगता है मुझे पहले साथी परिवार के बारे में कुछ जांच करनी होगी। उसके बाद ही मैं ये पता लगा पाऊंगा कि मेरे माता पिता के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की जानकारी क्यों मिटा दी गई। कृष्ण ने बुदबुदाया, साथी परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करो। लक्ष्मण साथी वही है जो कुछ महीने पहले हुई उस घटना में शामिल था जिसमें मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा था। कृष्ण ने एआई को निर्देश दिया। जरूर, मैं थोड़ी देर में ऐसा करूंगा, एआई ने जवाब दिया। कृष्ण ने एआई द्वारा जानकारी दिए जाने तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, लेकिन वह ये सोचकर नाराज हो गया कि 1 मिनट बीत जाने के बाद भी एआई ने दोबारा बात नहीं की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि साथी परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करना बेहद मुश्किल था? लेकिन ऐसा कैसे संभव था? आखिरकार, साथी परिवार एक प्रथम श्रेणी के शहर में बहुत प्रभावशाली और साधारण परिवारों में से एक था। क्या कुछ गड़बड़ है? कृष्ण ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मास्टर, कुछ असामान्य है। ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे इस परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से रोक रहा है। यह एक बाधा जैसा कुछ है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं लगता। थोड़ी देर बाद एआई ने जवाब दिया। अध्याय 324 एक और बाधा। क्या कोई अवरोध था जो वास्तव में एआई को अवरुद्ध कर सकता था? बेशक कृष्ण समझ गया कि प्रोग्रामर द्वारा फाइलों की सुरक्षा के रूप में फायरवॉल बनाने के लिए कई अवरोध बनाए जा सकते हैं और इसी तरह। लेकिन अब तक, जब वे एआई का सामना कर रहे थे, तो वे फायरवॉल कुछ भी नहीं थे। लेकिन इस बार उनमें से एक ऐसा था जो अपनी क्षमताओं के बावजूद एआई को रोकने में सक्षम था। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस फायरवॉल का आपने सामना किया है, वह आपके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज से ज्यादा उन्नत है? कृष्ण ने चिंतित स्वर में पूछा। आखिरकार, एआई ने शुरू में उसे बताया था कि यह उच्चतम स्तर पर था जो इस दुनिया को जीत सकता था। मास्टर, ये फायरवॉल नहीं है। अगर यह फायरवॉल होता, तो मैं अब तक इसे भेदने में कामयाब हो चुका होता। लेकिन यह अलग है। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो मेरा रास्ता रोक रही है, लेकिन ये फायरवॉल नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोड द्वारा बनाया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं माना जाता है। एआई के इस तरह प्रतिक्रिया देने पर कृष्ण सोच में पड़ गया। क्या गलत हुआ होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि साथी परिवार वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था? शायद यह एक ऐसा परिवार था जो जितना दिखाया गया था उससे कहीं ज्यादा था। शायद ये किसी तरह से उच्च स्तरीय तकनीक हासिल करने में कामयाब हो गया था ताकि अपने बारे में संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा कर सके। यह एक संभावना थी। हो सकता है कि वे किसी तरह ऐसी चीज हासिल करने में कामयाब हो गए हों जो इस दुनिया से बाहर की हो, और यही वह चीज थी जिसका इस्तेमाल वे एआई को उस जानकारी तक पहुंचने से रोकने के लिए कर रहे थे जो वह चाहता था। लेकिन इसके बारे में सोचने पर ऐसा कुछ संभव होना बेहद मुश्किल था। आखिरकार, एआई ने कहा था कि यह कुछ ऐसा था जो वैज्ञानिक रूप से असंभव माना जाता था। अगर ऐसा था, तो यह क्या हो सकता है? अचानक कृष्ण के मन में एक और विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा म्यूटेंट हो जो एआई को जानकारी तक पहुंचने से रोक सके? यह एक संभावना थी। शौर्य की उपस्थिति और ये तथ्य कि बेन रेमंड म्यूटेंट के बारे में जानता था, ये स्पष्ट था कि यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में बड़े परिवार निश्चित रूप से जानते होंगे। कृष्ण को म्यूटेंट की उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन उसे विश्वास था कि वे किसी न किसी तरह से उसके माता पिता से संबंधित हो सकते हैं। उसे नहीं पता था कि म्यूटेंट में किस तरह की क्षमताएं होंगी, लेकिन शौर्य के पास एक ऐसी क्षमता थी जिसकी वजह से वह किसी को भी छुए बिना मार सकता था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि शौर्य म्यूटेंट है या नहीं, लेकिन इस बात की बहुत संभावना थी कि वह म्यूटेंट हो। और उसकी ताकत को देखते हुए बेन रेमंड ने किसी तरह उसे म्यूटेंट समझ लिया था। एम्पायर पर और अधिक सामग्री का अनुभव करें और ये देखते हुए कि साथी परिवार कितनी सक्रियता से उसके बारे में जानकारी खोज रहा था, उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करते हुए ऐसा लग रहा था कि वे वास्तव में म्यूटेंट के बारे में जानकारी खोज रहे थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगा कि कृष्ण भी एक म्यूटेंट है और इसी वजह से वे उससे कुछ हासिल करना चाहते थे। शायद म्यूटेंट से कुछ हासिल किया जा सकता था। कृष्ण के मन में अचानक कई विचार घूमने लगे, क्योंकि वह तरह तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। इस समय उसे कुछ भी असंभव नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती थीं जिनका कोई मतलब नहीं होता था।
ऐसा लगता है कि मुझे दूसरी शारीरिक वृद्धि वाली गोली लेनी पड़ेगी। मैंने शुरू में कुछ समय तक प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे लिए प्रतीक्षा करना असंभव होगा। बेहतर होता अगर मैं उस समय गोली ले लेता जब सिस्टम अभी भी अपडेट के अंतर्गत था। शायद अब मैं गोली लेने और उसके बाद आने वाले परिणामों के बारे में नहीं सोचूंगा। क्रिश ने मन ही मन सोचा। ऐसा सोचने के बावजूद क्रिश ने तय किया कि उसे गोली लेने के लिए कुछ समय निकालना होगा जब वह खाली हो। फिर वह गोली के सेवन के कारण अचानक सुधार के बाद अपनी ताकत को नियंत्रित करने की कोशिश करने का तरीका खोजेगा। इस मामले को फिलहाल एक तरफ रखते हुए क्रिश ने AI द्वारा दी गई जानकारी को देखने का फैसला किया। हालांकि यह साथी परिवार के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन कम से कम इससे उसे ये तो पता चल ही जाएगा कि उसका दुश्मन कौन है। AI द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार साथी परिवार इस देश के मध्य प्रांत नाजू से आया था। केंद्रीय प्रांत में केवल 5 शहर शामिल थे, जिनके नाम थे मायो, जुटा, अबोल, मोसा और रूटा। ये पांचों शहर इस तरह से स्थित थे कि उनमें से एक इन चारों के बीच में स्थित था। अबोल शहर वह शहर था जो अन्य 4 के बीच में स्थित था और ये देश का राजधानी शहर था। और जैसा कि देश के मध्य प्रांत से अपेक्षित था, मध्य प्रांत में स्थित सभी 5 शहर प्रथम श्रेणी के शहर थे। वे अन्य प्रांतों के प्रथम श्रेणी के शहरों की तुलना में उच्च स्तर पर थे। और साथी परिवार वास्तव में राजधानी शहर का एक परिवार था। ये बात क्रिश को हैरान कर गई। चूंकि यह परिवार राजधानी से आया था और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था, इसलिए इसका मतलब था कि इस परिवार से निपटना आसान नहीं होगा। इस जानकारी के अलावा कि यह परिवार राजधानी शहर से था, एक स्पष्ट जानकारी यह भी थी कि यह परिवार किसी न किसी तरह से भाड़े के सैनिकों के समूह से जुड़ा हुआ था। जो जानकारी दी गई थी उसमें इस बात का कोई सबूत नहीं था कि यह साथी परिवार किसी भाड़े के समूह से जुड़ा था, लेकिन इस बात की अच्छी संभावना थी कि यह किसी भाड़े के समूह से जुड़ा था, जो कि इस देश में स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं था। जैसे ही क्रिश को यह जानकारी मिली, उसे तुरंत ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में याद आ गया। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार यह स्पष्ट था कि जिस छोटे समूह से उसने निपटा था उसके अलावा भी अन्य समूह थे। वह जिस समूह से निपट रहा था वह भाड़े के सैनिकों के समूह के सदस्यों का सबसे साधारण समूह था, लेकिन वहां एक और समूह भी था जो उस भाड़े के सैनिकों के समूह से था और उनके पास कहीं अधिक क्षमताएं थीं। और उनके ऊपर एक और समूह था जो आखिरकार समूह के नेता तक पहुंचने में कामयाब रहा। शुरू में क्रिश को लगा कि यह अतिशयोक्ति है जब जानकारी देने वाले ने कहा कि नेता को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के कुलीन सदस्य ही यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे कि मिशन पूरा हो। और अगर नेता व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो नेता खुद ही सब कुछ संभालने में सक्षम होगा। अब जब क्रिश को समझ में आ गया कि शौर्य के अलावा निश्चित रूप से अन्य म्यूटेंट भी हैं, तो ऐसा लगा कि भाड़े के सैनिकों के समूह के मुख्य सदस्य म्यूटेंट हो सकते हैं। और यहाँ तक कि इस भाड़े के सैनिकों के समूह का नेता भी म्यूटेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी ये वही भाड़े का समूह था जो उसके माता पिता की मौत से जुड़ा था। और चूंकि साथी परिवार किसी तरह से भाड़े के सैनिकों के समूह से जुड़ा हुआ था, इसलिए क्रिश का मानना था कि यह ब्लैक भाड़े का समूह था। विषय पर वापस आते हैं। जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा था कि साथी परिवार का प्रभाव काफी बड़ा था और इसके अलावा ये परिवार किसी तरह से बनता हुआ भी था, लेकिन परिवार के भीतर मतभेद उतना बड़ा नहीं था। ये वह सारी जानकारी थी जो AI ने कई मिनट बिताने के बाद दी थी। क्रिश इस बात से प्रभावित था कि कैसे साथी परिवार ने AI से अपनी जानकारी छिपाने में कामयाबी हासिल की थी। ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करो। क्रिश ने साथी परिवार के बारे में जानकारी देखने के बाद अचानक निर्देश दिया। मैं तुरंत ऐसा करूंगा, AI ने जवाब दिया और क्रिश को लगा कि AI उत्साहित लग रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह साथी परिवार के बारे में जानकारी हासिल करने में विफल होने के बाद खुद को छुड़ाना चाहता था। क्रिश इंतजार करते करते कुछ सेकंड बीत गए और बिना ये देखे कि 1 मिनट हो चुका है, लेकिन AI ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्रिश ने कुछ नहीं कहा और इंतजार करता रहा, लेकिन 5 मिनट बीत जाने के बाद भी उसे AI से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। क्या हो रहा है? क्या ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करना फिर से असंभव है? क्रिश ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे खेद है मास्टर, किसी कारण से मुझे उसी बाधा का सामना करना पड़ा है जिसने मुझे साथी परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोक दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बाधा साथी परिवार द्वारा इस्तेमाल की गई बाधा से कहीं ज्यादा मजबूत है, AI ने जवाब दिया। इस बार क्रिश को AI की आवाज से साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि वह निराश है। क्रिश को आश्चर्य नहीं हुआ कि AI भावनाएं प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि अब तक यह एक आम बात हो चुकी थी। बात बस इतनी थी कि यह AI
आज तक यांत्रिक होने का नाटक कर रहा था, लेकिन इस बार वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि यह आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। क्रिश ने इस बारे में कुछ नहीं कहा और ब्लॉक होने से पहले एआई द्वारा एकत्रित की गई जानकारी को देखने का फैसला किया। ये पता चला कि एकत्रित की गई जानकारी वही थी जो प्रदान की गई थी, भले ही इसमें कुछ ऐसे विवरण शामिल थे जो क्रिश को ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के बारे में सूचित करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इन दोनों के इर्द गिर्द क्या रहस्य हैं? क्रिश ने छत की ओर देखते हुए पूछा। अध्याय 325 अरविंद का असली रंग जीवनसन निवास, किरण का अध्ययन कक्ष। किरण ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने कंप्यूटर में रहस्यमयी ढंग से आई जानकारी को देख रहा था। वह पहले भी अपनी कंपनियों के कई व्यापारिक सौदों को देख रहा था। तभी अचानक एक ईमेल सामने आया। उसने ईमेल चेक किया तो पाया कि ईमेल भेजने वाला गुमनाम था। फिर भी ईमेल की विषय वस्तु के प्रति उसकी जिज्ञासा के कारण उसने ये देखने का फैसला किया कि यह क्या है। ईमेल खाली था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन ईमेल के शीर्षक के अनुसार उसमें लिखा था रास्ता बाहर। ईमेल में सिर्फ यही लिखा था, किरण के ईमेल के अलावा, क्योंकि वह ईमेल का प्राप्तकर्ता था। किरण ने भौहें सिकोड़ी और ईमेल बंद करने ही वाला था कि उसे लगा कि शायद ये कोई शरारत है। तभी अचानक उसे कुछ नजर आया। ऐसा लग रहा था कि इस ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच की गई थी। उसने फाइल पर क्लिक किया और फाइल तुरंत खुल गई। फाइल का शीर्षक वास्तव में अरविंद सोनानी था। किरण सोच में पड़ गई कि शायद अरविंद ये साबित करना चाहता था कि वह शर्वानी से शादी करने के योग्य क्यों है। इसके बावजूद उन्होंने जानकारी को पढ़ने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने फाइल खोली तो उसमें लिखी बातें पढ़कर वे पूरी तरह चौंक गए। इस दस्तावेज में कई ऐसी बातें थीं जो अरविंद के बिल्कुल खिलाफ थीं। इसमें सिर्फ शब्द ही नहीं थे, बल्कि इसमें तस्वीरें और वीडियो भी थे जो फाइल का हिस्सा थे। बस सुनिश्चित करने के लिए फाइल में मौजूद छवियों को देखने के बाद किरण ने आगे बढ़कर वीडियो चलाया, और वीडियो देखते समय उसके चेहरे पर भाव बदल गए। उन्हें जो भी वीडियो और तस्वीरें दिखाई गईं, वे सभी अरविंद के बारे में थीं। अरविंद और कई युवतियां थीं, जिनमें से हर एक के पास अरविंद के साथ अपनी एक तस्वीर थी। कुल मिलाकर किरण ने 12 तस्वीरें और 6 वीडियो गिने थे। हालांकि तस्वीरों और वीडियो में कोई स्पष्ट सामग्री नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से वीडियो या तस्वीरों में वे एक दूसरे के साथ अंतरंग थे, उससे किरण को वह जानकारी मिल गई जो जरूरी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। उनकी पत्नी लीला भी घर में ही मौजूद थी, इसलिए वे थोड़ी देर में आ गईं। और जब उन्होंने भी फाइल देखी तो वे गुस्से से भर उठीं। इससे पहले भले ही वह शर्वानी की अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी, लेकिन उसके पास इसके लिए राजी होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी जांच की थी और यह जानकारी हासिल करने में कामयाब रहे थे कि अरविंद उतना बुरा युवक नहीं था। शायद वह आदर्श उम्मीदवार नहीं था जिसे वे शर्वानी के लिए विवाह साथी के रूप में चाहते थे, लेकिन फिर भी कम से कम वह काफी अच्छा था। लेकिन अब उनके सामने जो तस्वीरें पेश की गई थीं, उन्हें देखकर वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि उनके साथ धोखा हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भले ही हम कुछ समय से प्रथम श्रेणी के शहरों में नहीं गए थे, फिर भी हम वास्तव में ऐसे युवा व्यक्ति द्वारा मूर्ख बनाए जाएंगे। लीला ने अचानक टिप्पणी की। किरण सिर्फ आहें भर सकता था। वह उस जानकारी को देख रहा था जो उसे एक गुमनाम व्यक्ति ने भेजी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब वह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो लीला अचानक फिर से बोल पड़ी। मुझे मत बताना कि तुम मेरी बेटी और इस कमीने की सगाई तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हो। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे कमीने से नहीं होने दूंगी। लीला ने गंभीर भाव से किरण की ओर देखते हुए कहा। बेशक मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी इस तरह से हो, और वह भी ऐसे युवा व्यक्ति से नहीं। मैं चाहती हूं कि उसे भी वही अनुभव हो जो हमें हुआ, लेकिन मैं जानती हूं कि यह केवल किस्मत की बात थी कि हम दोनों मिले, और हमारी पृष्ठभूमि भी अच्छी है। लेकिन शर्वानी के साथ भी ऐसा ही हो, ये बहुत ज्यादा होगा। आखिरकार हम अभी एक छोटे शहर में हैं, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है जो उससे सच्चा प्यार करता हो और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी प्रभावशाली हो कि उसे जीवनसन परिवार स्वीकार कर सके। किरण ने ये सभी शब्द अपने चेहरे पर एक पीड़ा भरे भाव के साथ कहे। वह रेजी शहर में रहते हुए ही लीला से मिलने में कामयाब हो गया था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, और ये देखते हुए कि वे दोनों पहले दर्जे के शहरों के दो प्रभावशाली परिवारों से थे, कोई भी उन दोनों के बीच शादी के खिलाफ नहीं था। ऐसा कुछ दो अलग अलग पीढ़ियों में 2 बार होने के लिए बहुत किस्मत की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि यह सब इस समय शर्वानी के पक्ष में था। आखिरकार उसका व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति से संबंधित नहीं था जो जल्द ही शादी करने में दिलचस्पी रखता हो। किरण और लीला दोनों को इसमें कोई समस्या नहीं दिखी, क्योंकि उन्हें लगा कि वह अभी भी जवान है,
क्योंकि वह भी 20 की उम्र में ही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वह कुछ समय तक परेशानियां खड़ी करती रहेगी, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेगी जिससे वह प्यार करेगी और शादी कर लेगी। मुख्य जीवनसन परिवार की भागीदारी कुछ ऐसी थी जिसकी उन्हें पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ और ही उम्मीद थी। लेकिन उनकी उम्मीदें तब टूट गईं जब मुख्य जीवनसन परिवार ने यह सूचना भेजी कि शर्वानी की सगाई होने वाली है। उन दोनों ने उस व्यक्ति के बारे में छानबीन की जिसकी शादी शर्वानी से होने वाली थी, और पाया कि वह उतना बुरा नहीं था। कम से कम उन दोनों के लिए उनके अन्य भाई बहनों की तुलना में ये युवक बाकी लोगों से बेहतर था जिन्हें शादी के लिए चुना गया था। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार भले ही मुझे अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े, मैं अपनी बेटी को उसी तरह शादी करने की अनुमति नहीं दूंगा जिस तरह परिवार के बाकी सभी लोग करते आए हैं। बस ऐसी ही बातों की वजह से हम दोनों ने एक छोटे शहर में आने का फैसला किया ताकि हम अपना भविष्य खुद बना सकें। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों का भविष्य यूं ही तय हो जाए, खासकर अगर यह सबसे बुरा फैसला हो, ऐसा कुछ जो उनके पूरे जीवन को एक बुरे सपने में बदल सकता है। लीला ने हार नहीं मानी। दूसरी ओर किरण खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अपनी बेटी की परवाह नहीं थी, लेकिन वह समझ गया था कि उसके लिए अपने पिता, जो जीवनसन परिवार के वर्तमान नेता हैं, को ये समझाना मुश्किल होगा कि वे शर्वानी को प्यार पाने की अनुमति दें। लेकिन अपनी पत्नी को देखकर वह तुरंत बता सकता था कि वह पहले ही निर्णय पर पहुंच चुकी थी। उसके लिए शर्वानी और एक ऐसे व्यक्ति के बीच विवाह को स्वीकार करना असंभव होने वाला था जिसे वह स्वीकार नहीं करती थी। इसलिए एक पति और एक पिता के रूप में उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार के साथ रहेगा। जहां तक परिवार के नियमों और अन्य बातों का सवाल है, अब उसे कोई परवाह नहीं थी। अभी उसके दिमाग में बस यही ख्याल था कि उसकी पत्नी या बेटी को कोई नुकसान न पहुंचे। मैं समझती हूँ, चिंता मत करो, मैं यथासंभव कोशिश करूंगी कि शर्वानी की सगाई किसी ऐसे व्यक्ति से न हो जिसे वह नहीं चाहती। इसके बजाय मैं चाहती हूँ कि उसे कोई ऐसा मिले जिससे वह प्यार करती हो। किरण ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आपको ये करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा हो। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। कौन गारंटी दे सकता है कि परिवार शर्वानी के लिए जो अगला व्यक्ति ढूंढने जा रहा है वह इससे भी बुरा नहीं होगा। परिवार को बस एक ही चीज की चिंता है और वो है परिवार का भविष्य और परिवार के बेटे। जहां तक परिवार में बेटियों की बात है तो उन्हें एक बेकार चीज की तरह माना जाता है जो परिवार के रिश्तों को बढ़ाने का एक तरीका है। हम दोनों एक जैसी स्थिति में नहीं फंसे और मैं अपनी बेटी को ऐसी किसी चीज में फंसते हुए नहीं देखना चाहती। मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, और एक पिता के तौर पर तुम्हें भी यही करना होगा, लीला ने कहा। किरण ने लीला को पहले कभी इस तरह से व्यवहार करते नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह से व्यवहार करते देखा था, लेकिन वह समझ गया था। वह एक माँ थी और उसे एक माँ का दर्द महसूस होता था। इसलिए जाहिर है वह अपनी बेटी को पीड़ित नहीं देखना चाहती थी। यही कारण था कि उसने तय किया कि वह जो भी फैसला लेगी उसमें उसका साथ देगा। भले ही उन्हें अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े, वह ऐसा करेगा। यह उसकी बेटी के भविष्य के लिए था। तो फिर जिसने हमें सूचना भेजी है उसका क्या? उनका उद्देश्य क्या होगा और वे कौन हो सकते हैं? किरण ने कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक पूछा। एम्पायर पर कहानियां खोजें। मुझे नहीं पता कि यह जानकारी किसने भेजी है, लेकिन हम इसकी जांच करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी उनके इरादे अच्छे हैं, भले ही उनके पास इससे कुछ और हासिल करने की चाहत हो। आखिरकार उन्होंने मेरी बेटी को बचा लिया है, लीला ने जवाब दिया। अध्याय 326 टूटी हुई सगाई। अरविंद पहले से ही योजना बना रहा था कि वह क्रिश से कैसे निपटेगा। वह एक क्लब में था और वहां वह बिल्कुल अलग तरह के कपड़े पहने हुए था जैसा कि वह क्रिश से मिलने से पहले पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक मुखौटा था, एक मुखौटा जो उसके चेहरे के निचले हिस्से को ढक रहा था। जहां तक उसके बालों की बात है तो वे एक टोपी के अंदर ढके हुए थे, हालांकि पूरी तरह से नहीं। क्लब के निजी कमरे में उसके साथ कई महिलाएं थीं। उनमें से कुछ उसे फल खिला रही थीं, एक ने उसे शराब पिलाई, जबकि 2 महिलाएं उसकी मालिश कर रही थीं। कमरे में कुल 5 महिलाएं मौजूद थीं। उनके अलावा वहां कोई और नहीं था और कमरे में संगीत बहुत तेज आवाज में बज रहा था। लेकिन इस समय अरविंद को अचानक महसूस हुआ कि उसकी शर्ट की जेब में रखा फोन हिल रहा है। वह खुद को झुंझलाए बिना नहीं रह सका कि कोई है जो उसके अच्छे समय में खलल डाल रहा है। इसके बावजूद वह आगे बढ़ा और फोन निकाला, ये देखने के लिए कि कौन कॉल कर रहा है। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य था, साथ ही वह ये भी सोच रहा था कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है।
हेलो पापा, अरविंद ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि उसकी बात बीच में ही कट गई। अरे साले, ये क्या कर दिया तूने? तूने किसको भड़काया? कॉल के दूसरी तरफ से अरविंद के पिता की गुस्से भरी आवाज आई। पिता की आवाज सुनकर अरविंद को तुरंत समझ आ गया कि उसके पिता इस समय गुस्से में हैं। हालांकि वह ये सोचकर उलझन में था कि आखिर उसके पिता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर भी उसने आगे बढ़कर महिलाओं में से एक से संगीत की आवाज कम करने को कहा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को उकसाया है। मैं राजपुर शहर में अपनी मंगेतर से मिलने आया था ताकि हम एक दूसरे से परिचित हो सकें। आखिर हमारी शादी को 3 महीने होने वाले हैं। अरविंद ने असमंजस में समझाया। 3 महीने? तुम 3 महीने की बात कर रहे हो? आखिर तुम किस 3 महीने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने जो किया है उसका क्या परिणाम होगा? तुमने मेरी सारी योजनाएं ध्वस्त कर दी हैं। जीवनसन परिवार के समर्थन के बिना हमारे लिए अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराना असंभव होगा। हमारे प्रतिद्वंद्वियों को पहले से ही कहीं और से समर्थन मिल रहा है, और अगर हमें समर्थन नहीं मिला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरविंद के पिता ने ये शब्द कहते हुए गुस्से में कहा। अरविंद ने असमंजस में आंखें झपकाईं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से शादी की योजना बदल गई हो? क्या ऐसा हो सकता है कि शादी को आगे बढ़ा दिया गया हो? क्या जीवनसन परिवार ने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है? लेकिन मुझे लगा कि हम पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि शादी 3 महीने में होने वाली है। अरविंद ने अपनी उलझन व्यक्त की। तुम अभी भी शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो? किस बात की तारीख आगे बढ़ाना? तुम्हारी और शर्वानी की शादी नहीं होने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो तुम्हारी और शर्वानी की सगाई पहले ही जीवनसन परिवार ने रद्द कर दी है। अरविंद के पिता ने समझाते हुए और भी गुस्सा दिखाया। दूसरी ओर अरविंद अपने पिता की बात सुनकर अवाक रह गया। उसकी और शर्वानी की सगाई टूट गई थी, लेकिन ये कैसे संभव था? इससे पहले जब वह शर्वानी से मिलने गया था तो सानवी और कार्तिक के साथ स्टार कॉम्प्लेक्स होटल जाने से पहले उसने किरण और लीला दोनों से मुलाकात की थी। उन दोनों को उसके और शर्वानी के बीच के रिश्ते से कोई खास शिकायत नहीं थी। ये सच था कि वे देख सकते थे कि शर्वानी शादी के खिलाफ थी, लेकिन वे उन दोनों के बीच शादी के खिलाफ नहीं थे। यहाँ तक कि अगर वे वास्तव में अपने और शर्वानी के बीच विवाह के खिलाफ जाना चाहते थे तो वे ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह मुख्य जीवनसन परिवार ही था जिसने उन दोनों की शादी का फैसला किया था। लेकिन किसी कारण से एक ही दिन में वह एक सगाईशुदा व्यक्ति जो जल्द ही शादी करने वाला था से अपने पिता से बिखरी हुई व्यवस्थाओं के बारे में व्याख्यान सुनने में बदल गया। पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने हाल ही में ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे जीवनसन परिवार मेरी और शर्वानी की सगाई रद्द कर दे। अगर उन्होंने सगाई रद्द करने का फैसला किया है तो इसके पीछे उनके अपने कारण हैं, मेरे नहीं। अरविंद ने समझाया। तुम्हारे अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? चूंकि तुम्हारी जल्द ही सगाई होने वाली है, इसलिए तुम्हें उन महिलाओं से दूर रहना चाहिए जिनके साथ तुम अक्सर खेलते हो। लेकिन सगाई होने के बाद भी और तुम जल्द ही शादी करने जा रही हो, फिर भी तुमने ऐसा करना जारी रखा। और मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे आसपास कई औरतें हैं, क्योंकि मैं उन्हें आपस में कुछ कहते हुए सुन सकता हूँ। और उन तस्वीरों और वीडियो में क्या है जो आपने खुद और उन महिलाओं की ली हैं? ये वे वीडियो और तस्वीरें ही हैं जिनके कारण जीवनसन परिवार ने पहले से तय की गई व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया है, भले ही वे इसके लिए अपनी प्रतिष्ठा खोने जा रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होने वाला है? हम ही हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। आपको बस कुछ गंदगी छोड़नी थी जिसका इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जा सकता है। तुम्हारी और उन महिलाओं की तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं और तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब लोग तुम्हें औरतों के साथ संबंध बनाने वाला व्यक्ति समझते हैं। अरविंद के पिता ने बड़बड़ाना जारी रखा। दूसरी ओर अरविंद हैरान रह गया। आखिर हुआ क्या था? ये कैसे संभव था कि उसकी और दूसरी महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो मिल गए? यह उसका सबसे बड़ा रहस्य था जिसे उसने अपने लैपटॉप में छिपा रखा था, और लैपटॉप तक पहुंचने का पासवर्ड केवल उसे ही पता था। वास्तव में उसने इसे अपने क्लाउड पर भी अपलोड कर दिया था, जहां वे कभी खो नहीं सकते थे। लेकिन अब उनके पिता के शब्दों के अनुसार क्या वे वीडियो और तस्वीरें मिल गई थीं, और यही कारण था कि उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण जीवनसन परिवार ने उन दोनों के बीच सगाई तोड़ने का फैसला किया। अरविंद समझ गए कि जीवनसन परिवार जैसे परिवार के लिए उन्हें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की उतनी परवाह नहीं थी, बल्कि उन्हें उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की परवाह थी। इसलिए अगर जीवनसन परिवार को उसके कामों के बारे में जानकारी मिल भी जाती तो जाहिर है कि वे उसके और शर्वानी के बीच सगाई तोड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ते।
लेकिन अब उसकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो चुकी थी, जो जाहिर तौर पर जीवनसन परिवार को प्रभावित करती अगर वह शर्वानी से शादी करता। शायद यही वजह थी कि उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों के बीच की सगाई तोड़ने का फैसला किया। जहां तक नतीजों की बात है तो इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जीवनसन परिवार को सोनानी परिवार की उतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी सोनानी को थी। अरविंद ने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उसने की थी, उन सभी लोगों के बारे में जिनसे उसका सामना हुआ था, तथा इस बात की संभावना के बारे में भी कि कोई उसके लैपटॉप तक पहुंचकर उन वीडियो और चित्रों को प्राप्त कर सकता है। लेकिन चाहे उन्होंने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो ऐसा करने में सक्षम हो, ये देखते हुए कि पिछले कुछ दिनों से वह राजपुर शहर में ही थे। जहां तक उनके लैपटॉप की बात है तो उसे किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वह उस होटल में था जिसमें वे फिलहाल ठहरे हुए थे। जहां तक जीवनसन निवास के भीतर रहने की बात है तो वह ऐसा कुछ नहीं था जो वे नहीं चाहते थे, हालांकि जीवनसन ने उनके लिए पहले से ही एक कमरे की व्यवस्था कर रखी थी। मुझे ज़रूर किसी बदकिस्मत व्यक्ति से मिलना पड़ा है, या तो वह कार्तिक है या फिर वह क्रिश। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, लेकिन मुझे उन दोनों से निपटना होगा। वे ही कारण होंगे कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। अरविंद ने जहरीले ढंग से सोचा कि वह उन दोनों से कैसे निपटेगा। अभी उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर उसने कार्तिक पर हमला करने का फैसला किया तो क्या होगा। किसी भी मामले में सगाई टूटने के बाद उसके लिए शर्वानी के साथ फिर से मिलना असंभव होने वाला था। अब भले ही जीवनसन परिवार नाराज हो, लेकिन वे कार्तिक जैसे बेकार व्यक्ति की वजह से उसके परिवार पर हमला नहीं करेंगे। जहां तक उस क्रिश की बात है, वह पूरी तरह से बेकार था, सिवाय उन 2 कंपनियों के जो उसके पास थीं। मैं सबसे पहले बड़ी मछली से निपटूंगा। जब मैं उस परेशान करने वाले आदमी से निपट लूंगा तो मेरे लिए उस क्रिश से निपटना काफी आसान हो जाएगा, अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, जबकि उसने अपने आसपास की महिलाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन वह भूल गया था कि उसके और उसके पिता के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए उसके पिता ने उसकी सारी बातें सुन ली थीं। लानत है तुम पर, तुम अभी भी मुसीबत खड़ी करने की सोच रहे हो। हम पहले से ही अपने प्रतिस्पर्धियों से निपटने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अगर तुमने जीवनसन परिवार को जोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। क्या तुम जानते हो कि जीवनसन परिवार के किसी सदस्य पर हमला करने का क्या परिणाम होता है? तुम बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम मरना चाहते हो तो मेरे सोनानी परिवार को इसमें शामिल मत करो। अरविंद के पिता ने दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए अरविंद को वर्तमान में वापस ला दिया। पिताजी, मैं अरविंद कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने फिर उसे रोक दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन अभी यहाँ आ जाओ। मैं तुम्हें 3 घंटे देता हूँ। 3 घंटे के भीतर तुम्हें यहाँ पहुँच जाना चाहिए, अरविंद के पिता ने कॉल समाप्त करने से पहले कहा, जिससे अरविंद निराश और अनिच्छुक महसूस कर रहा था। अध्याय 327 प्रार्थनाएं सुनी गईं। कार्तिक को नहीं पता था कि क्या हुआ था। किसी तरह उसके चाचा और चाची आगे बढ़ गए और जीवनसन परिवार के मुखिया से भिड़ गए। उन्हें नहीं पता कि जब वे जीवनसन परिवार के मुखिया से बात करने गए थे तब क्या हुआ था, लेकिन फिर भी जब वे वापस आए तो वे अच्छे मूड में लग रहे थे। और कुछ घंटों बाद कार्तिक को यह सुनकर झटका लगा कि अरविंद और शर्वानी की सगाई टूट गई है। ये बात उसे उत्साहित तो कर रही थी, लेकिन वह उलझन में भी था। उसने इस मामले की जांच करने का फैसला किया, तभी पता चला कि अरविंद की करतूतों की जानकारी सामने आ चुकी है। अरविंद के बारे में उसे पहले से ही पता था, लेकिन उसके पास इस बारे में कोई सबूत नहीं था। और यदि उन्होंने ये जानकारी परिवार के मुखिया को दे भी दी तो भी यह स्पष्ट था कि सगाई नहीं टूटेगी तथा विवाह तो होगा ही। आखिरकार ऐसा नहीं था कि जीवनसन परिवार को व्यवहार के संदर्भ में व्यक्ति की पृष्ठभूमि की बहुत परवाह थी, बल्कि उन्हें तो बस इस बात की परवाह थी कि क्या वह व्यक्ति जिस पृष्ठभूमि से आया था वह इतनी अच्छी थी कि उनका प्रभाव बढ़ सके। कार्तिक तुरंत शर्वानी को खोजने गया और उसे सारी जानकारी बताई। शर्वानी भी हैरान थी, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था कि यह उसका अंत होने वाला है और उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जिसे वह कभी पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब इस अच्छी खबर ने उसे तुरंत हल्का कर दिया। वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे लगा कि वह लड़ना चाहती है। वह तुरंत आगे बढ़ी और सानवी की तलाश की और उन दोनों के बीच एक मुकाबला हुआ। उस मैच में भले ही वह हार गई थी, लेकिन बहुत कम अंतर से। ये बात सानवी को हैरान कर गई, लेकिन उसे समझ में आ गया कि कार्तिक द्वारा घटना के बारे में बताए जाने के बाद शर्वानी इतनी उत्साहित क्यों लग रही थी। इस अवसर का जश्न मनाने के लिए उन्होंने बाहर जाकर मौज मस्ती करने का फैसला किया। वे अलग अलग इलाकों में जाना चाहते थे ताकि वे पिछले कुछ दिनों से अपने मन में चल रही निराशा भरी यादों को भुला सकें।
इसके साथ ही वे कार्तिक की 5 सीटर BMW में बैठ गए और पीपल्स चॉइस मॉल की ओर चल पड़े। ये वह जगह थी जहां आमतौर पर ज्यादातर लोग समय बिताने के लिए जाते थे। तीनों ने अलग अलग दुकानों पर जाकर खूब मौज मस्ती की, जबकि कार्तिक मौज मस्ती करने के बाद भी खुद को दुखी महसूस कर रहा था। आखिरकार जब वे मौज मस्ती कर चुके तो दोनों महिलाओं ने खरीदारी शुरू कर दी, और वहां मौजूद एकमात्र पुरुष होने के नाते उसे ही उन वस्तुओं को ले जाने का काम दिया गया था जो उन्होंने खरीदी थीं। कार्तिक को यह एहसास हुआ कि ये महिलाएं सिर्फ चीजें खरीद रही थीं, यहाँ तक कि ऐसी चीजें भी जो वे कभी इस्तेमाल नहीं करेंगी, तो वह अवाक रह गया। कार्तिक को एहसास हुआ कि ज्यादातर महिलाएं चीजें सिर्फ इसलिए खरीदती हैं क्योंकि उन्हें वे उस समय पसंद आती हैं, लेकिन हो सकता है कि वे पूरी जिंदगी उनका इस्तेमाल ही न करें। शायद यही कारण था कि एक महिला ने पहले ही कई हैंडबैग खरीद लिए थे, लेकिन वह तब तक उन्हें खरीदता रहता था जब तक कि उसे कोई ऐसा हैंडबैग नहीं मिल जाता था जिसमें उसकी रुचि हो। कार्तिक को शॉपिंग बैग उठाने में पसीना आ रहा था जो उसके दोनों हाथों में भर चुके थे। हर शॉपिंग बैग ऊपर तक भरा हुआ था और वे काफी भारी थे। समूह लिफ्ट की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने पाया कि जिस लिफ्ट का उपयोग वे बाहर निकलने के लिए करना चाहते थे वह पहले से ही उपयोग में थी। उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे अकेले नहीं थे जो लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रहे थे, ये देखते हुए कि वहां कुछ और लोग भी इंतजार कर रहे थे। जो संख्या दिखाई जा रही थी उसके अनुसार लिफ्ट एक मंजिल के बाद यहां होगी। वे कुछ सेकंड तक इंतजार करते रहे, फिर लिफ्ट का दरवाजा खुला। कुछ लोग लिफ्ट से बाहर निकले, लेकिन उनमें से एक ने तीनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। करण अभी लिफ्ट से बाहर निकला ही था कि अचानक उसे कोई दिखाई दिया जिसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। वह वही थी जिसकी वजह से वह इस शहर में वापस आया था। पिछली बार जब वह इस शहर में आया था तो वह शर्वानी के साथ अपनी इच्छाएं जाहिर करने के बावजूद उससे मिल नहीं पाया था। उसे यह स्पष्ट था कि उसे उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। खुद के अलावा वह अपने दोस्त प्रणव के साथ आया था। प्रणव को जब पता चला कि किसी तरह वे शर्वानी से मिल गए हैं तो वह अवाक रह गया। करण लिफ्ट के अंदर शर्वानी के बारे में बातें कर रहा था, जिससे लिफ्ट के अंदर मौजूद लोगों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे करण को ये पता ही नहीं चल रहा था कि उसे कौन सी नजरें मिल रही हैं, और वह बस यही बकता रहा कि उसे शर्वानी से कितना प्यार है। प्रणव ने सिर्फ किसी के मुग्ध होने के बारे में सुना था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि करण पागलों की तरह प्यार में था। क्या संयोग है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम आज मिलेंगे। जब मैं वहां था तो मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था, करण ने मुस्कुराते हुए कहा और पीछे खड़ी लिफ्ट की ओर इशारा किया। दूसरी ओर शर्वानी भी हैरान थी कि करण यहाँ आ गया है। उसे एक पल के लिए सिरदर्द हुआ। उसे लगा कि वह अभी एक चीज से बाहर निकली थी जो कि अरविंद था, लेकिन अब करण फिर से उसके सामने आ गया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो पिछले काफी समय से उसका पीछा कर रहा था, और उसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर करण एक सामान्य पृष्ठभूमि से होता जिससे जीवनसन परिवार को कोई परेशानी नहीं होती, तो वह पहले ही उसे पीट चुका होता। कार्तिक भी हैरान था कि करण यहाँ था। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वह अपनी छोटी चचेरी बहन शर्वानी से काफी परिचित था। ये दोनों कैसे मिले? कार्तिक ने सानवी से फुसफुसाते हुए पूछा, ये जानने के इरादे से कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वह काफी समय से उसका पीछा कर रहा है। तुम उसकी पृष्ठभूमि जानते हो, है न? यही एकमात्र कारण है कि वह अभी भी यहाँ है, अन्यथा शर्वानी अब तक उसका मुंह तोड़ चुकी होती, सानवी ने फुसफुसाते हुए कहा। कार्तिक आश्चर्यचकित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रेजी शहर के सबसे लोकप्रिय युवा मास्टरों में से एक करण वास्तव में अपनी युवा चचेरी बहन से प्यार करेगा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और दोनों के बीच की बातचीत देखने का फैसला किया। फिर भी उसे यह चिंता होने वाली थी कि कहीं करण की वजह से शर्वानी फिर से पहले जैसी ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि अगर शर्वानी और करण के बीच वाकई कुछ हुआ तो ये बेहतर होगा। कृष के लिए यह असंभव लग रहा था, ये देखते हुए कि कृष को शर्वानी में रोमांटिक रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें क्या चाहिए? शर्वानी ने करण की ओर देखते हुए पूछा। उसे लगा कि वह काफी परेशान करने वाला है। वह यहाँ बस अपना आनंद ले रही थी, लेकिन अचानक उसे आना पड़ा। उसने सोचा कि अरविंद के चले जाने के बाद वह पहले जैसी हो जाएगी, बिना किसी रोक टोक के पूरी तरह बेफिक्र हो जाएगी। लेकिन करण के साथ और पिछली घटना को ध्यान में रखते हुए जब उसकी सगाई किसी ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसे वह जानती तक नहीं थी, वह डर गई थी। लेकिन जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगा कि करण अरविंद से बिल्कुल अलग था। अरविंद के बारे में उसे पहले ही जानकारी मिल चुकी थी और जाहिर है वह इससे घिन करती थी।
जहां तक करण का सवाल है, उसके किसी भी तरह के गलत आचरण की कोई जानकारी नहीं थी, कम से कम अभी तक, क्योंकि कुछ भी उजागर नहीं हुआ था। वह अरविंद से बहुत बड़े अंतर से बेहतर था। पहली बार जब वे मिले थे तो करण आसानी से अपनी पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करके उसे दबा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा अगर वह उसमें कोई दिलचस्पी दिखाता और यह बात जीवनसन परिवार के मुखिया तक पहुंचाता तो उसे विश्वास था कि उसकी सगाई उससे हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और बस उसका पीछा करता रहा। उसने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, बस उसके आसपास दिखाई दिया और उससे बात करने की कोशिश की। ये केवल इस क्षण था जब शर्वानी को आखिरकार एहसास हुआ कि कम से कम करण बुरा नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारा पीछा करूंगा, करण ने ईमानदारी से जवाब दिया। शर्वानी को अचानक लगा कि उसकी धड़कनें थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन फिर अचानक उसे कृष का ख्याल आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि वह गहरी सोच में डूबी हो। फिर उसने गहरी सांस ली। तुम मेरे पास आने और इन मामलों के बारे में मुझसे बात करने के लिए बेहतर समय निकालो। कहीं से अचानक प्रकट होकर बकवास करना शुरू मत करो, शर्वानी ने खर्राटे लेते हुए कहा, इससे पहले कि वह करण के पास से गुजरी और लिफ्ट में प्रवेश कर गई। शर्वानी को जानने वाले चारों लोग उसकी कही बात सुनकर हैरान रह गए। कार्तिक और सानवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि शर्वानी पहले से बिल्कुल बदल गई है। अपने होठों पर एक धूर्त मुस्कान के साथ कार्तिक आगे बढ़ा और करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो यार। ये कहने के बाद वह शर्वानी के पीछे लिफ्ट में चला गया और सानवी भी लिफ्ट के दरवाजे के बंद होने से पहले उनके साथ आ गई। करण और प्रणव बाहर रह गए और प्रणव को लगा कि शायद करण की प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई हैं। अध्याय 328 छुट्टियों का अंत। सुरक्षा कंपनी के भीतर एक विभाग का एकीकरण कुछ ऐसा था जो बस कुछ ही समय में हो सकता था, बशर्ते कि विभाग के प्रभारी कार्मिकों को संगठित किया जा सके। कृष की जल्दबाजी को देखते हुए मैथ्यू ने सुरक्षा विभाग के कई विशेषज्ञों को अलग अलग क्षेत्रों में अंगरक्षक विभाग में शामिल करने में संकोच नहीं किया, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें केवल वे ही मिले जिनके पास संबंधित जानकारी हो सकती थी या जो विभाग को अच्छी तरह से चला सकते थे। इस व्यवस्था के बाद तुरंत मार्केटिंग शुरू हो गई। विज्ञापन छपे जिसमें नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी में एक अंगरक्षक विभाग के गठन के बारे में बताया गया। यह एक ऐसी बात थी जिसने शहर में एक बार फिर हलचल मचा दी। आखिरकार नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी ही थी जो राजपुर शहर के पूरे सिक्योरिटी उद्योग पर एकाधिकार कर रही थी, और यहां तक कि उसका प्रभाव पहले से ही दूसरे शहरों में फैलना शुरू हो गया था। इस शहर में भी कई बॉडीगार्ड कंपनियां और एसोसिएशन थीं, और नाइट स्टार के बॉडीगार्ड बाजार की ओर बढ़ने से ये कुछ ऐसा था जो स्पष्ट रूप से उन बॉडीगार्ड कंपनियों और एसोसिएशनों को प्रभावित करने वाला था। लेकिन ये कंपनियां नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी के सामने खुद को असहाय महसूस कर रही थीं। वे कर भी क्या सकती थीं? नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी को नष्ट कर पाना उनके लिए असंभव था, क्योंकि यह एक बहुत ही मजबूत कंपनी थी जिसकी पृष्ठभूमि भी बहुत मजबूत थी। फिर भी उनका मानना था कि नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी को हराना उनके लिए संभव था, क्योंकि बॉडीगार्ड बाजार में इसकी उतनी प्रतिष्ठा नहीं थी। उन्हें उम्मीद थी कि बॉडीगार्ड बाजार में उन्होंने जो लंबे समय से अपनी स्थिति बनाई हुई थी उससे वे नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उनकी सोच बिखर गई, क्योंकि उनके कई कर्मचारियों ने अचानक नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी में शामिल होने का फैसला कर लिया था। इस सिक्योरिटी कंपनी ने पहले ही विज्ञापन दे दिया था कि वह लोगों को नौकरी पर रख रही है, और उसने इस कंपनी के कर्मचारी होने के फायदों के बारे में भी विज्ञापन दिया था। ये देखते हुए कि इस कंपनी में शामिल कई लोग पहले से ही कंपनी के भीतर मिलने वाले लाभों को फैला रहे थे, कई लोग इसमें शामिल होना चाहते थे। लेकिन जब से भर्ती दिवस बंद हुआ है, तब से किसी और को कंपनी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा जो लोग हाल ही में कंपनी में शामिल हुए थे, वे भी कंपनी के प्रशिक्षण शिविर में किसी न किसी तरह के विशेष प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। इस कारण से उन्हें अभी तक किसी ऐसे स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया था जहां वे प्रभारी बनने वाले थे। फिर भी जब वे प्रशिक्षण में थे तब भी उन्हें एक निश्चित राशि प्राप्त हुई। हालांकि यह धनराशि बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकांश लोगों के लिए यह पर्याप्त थी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा करने के बाद तथा उन्हें कुछ कर्तव्य सौंपे जाने के बाद उनका वेतन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वे प्रशिक्षण प्राप्त नौसिखिए नहीं होंगे, बल्कि वे कंपनी के आधिकारिक कर्मचारी होंगे। अब न केवल इन कंपनियों के अंगरक्षक ही नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी में शामिल होना चाहते थे, बल्कि वे लोग भी जो प्रबंधन कर्तव्यों के प्रभारी थे इस कंपनी में शामिल होना चाहते थे। ये देखते हुए कि कंपनी बड़ी थी, जाहिर है कि उसे बहुत सारे सामान की जरूरत थी।
इस कारण से एक और विभाग के जुड़ने से, जो इस शहर के पूरे बॉडीगार्ड बाजार पर एकाधिकार करने वाला था, जाहिर है कि बहुत से लोगों की जरूरत थी। जहां तक वित्तीय मामलों की बात है, नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी के पास कभी भी वित्तीय कमी नहीं रही। इसलिए कुछ ही दिनों में आवश्यक संसाधन खरीदे गए और विभाग की स्थापना की गई, और वह पहले से ही चल रहा था। फिर भी, हालांकि विभाग पहले से ही चल रहा था, किसी को भी अंगरक्षक के रूप में काम करने के लिए किसी भी स्थान पर नियुक्त नहीं किया गया था। वे अभी भी क्रिश के इस निर्णय का इंतजार कर रहे थे कि कौन कहाँ काम करने जा रहा है। दूसरी ओर क्रिश भी मैथ्यू की इस तेजी से काम करने से थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि मैथ्यू को बॉडीगार्ड विभाग स्थापित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब मैथ्यू 4 दिनों के भीतर यह काम पूरा करने में सक्षम हो गया था। इसके बावजूद क्रिश ने खुद को बॉडीगार्ड विभाग चलाने के लिए तैयार कर लिया। उसे नहीं पता था कि सिस्टम से यह कार्य कैसे काम करेगा, लेकिन आखिरकार उसे यह पता लगाने का समय आ गया था। जैसे ही क्रिश ने इस बारे में सोचा, एक संकेत उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और साथ ही उसके मन में एक आवाज गूंजने लगी। ये देखा गया है कि होस्ट को आखिरकार अपनी सुरक्षा कंपनी में एक कार्यशील अंगरक्षक विभाग मिल गया है। वर्तमान में कंपनी में ऐसे कई लोग हैं जो अंगरक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित हैं। क्रिश ने अपने मन में आवाज को चिपकाते हुए संकेत को देखकर अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। जिन लोगों को पहले प्रशिक्षित किया गया था, उन सभी को सुरक्षा गार्ड बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्हें सिस्टम बॉडीगार्ड बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था, वे लोग थे जो हाल ही में दूसरी बॉडीगार्ड कंपनियों से कंपनी में शामिल हुए थे। पहला संकेत प्रकट होने के तुरंत बाद दूसरा संकेत भी प्रकट हो गया। अंगरक्षक की मांग के अनुसार कई विकल्प तैयार किए गए हैं। विकल्प इस प्रकार हैं, जो शामिल जोखिमों के अनुसार उच्चतम जोखिम से लेकर न्यूनतम जोखिम क्षमता तक व्यवस्थित हैं। इस प्रॉम्प्ट के बाद एक और प्रॉम्प्ट आया जिसमें उन लोगों की सूची थी जिन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत थी। बेशक ये सभी लोग वे थे जिन्होंने नाइट स्टार सिक्योरिटी कंपनी से बॉडीगार्ड की मांग की थी। क्रिश को पहले ही उन लोगों की सूची मिल चुकी थी जिन्हें कंपनी से बॉडीगार्ड चाहिए था, और इस सूची में 30 से ज्यादा लोग शामिल थे। ये सभी 30 लोग शहर में काफी मशहूर थे। एम्पायर के साथ अपडेट रहें, यह देखते हुए कि नाइट स्टार को अभी अंगरक्षक बाजार में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी। ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने कंपनी से अंगरक्षक की मांग की थी, वे कंपनी को संदेह का लाभ दे रहे थे। फिर भी सभी विकल्पों के बजाय कई विकल्पों का चयन करने के बाद भी क्रिश को सिस्टम से कई समस्याएं प्राप्त होती रहीं। होस्ट द्वारा किए गए चयनों के अनुसार सिस्टम उन लोगों की गणना करने जा रहा है जो अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्यों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। सिस्टम द्वारा चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार को सिस्टम द्वारा सुझाए जाने वाले कर्तव्य से ठीक से मेल खाना चाहिए। फिर भी मेजबान के पास इस मामले में अंतिम निर्णय होता है, और वह किसी को भी कोई भी कार्य सौंपने का निर्णय ले सकता है। यदि मेजबान सिस्टम द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार चलने का निर्णय लेता है, और यदि चयनित व्यक्ति अपेक्षित कार्य पूरा करने में असफल रहता है, तो मेजबान को सिस्टम को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टम की ओर से दिया गया एक सुझाव मात्र है, तथा मेजबान के लिए सिस्टम की व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य नहीं है। क्रिश ने फिर से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। फिर भी उसने उन लोगों की सूची देखी जो अलग अलग कार्यों के लिए उपयुक्त हो सकते थे। बस सुनिश्चित करने के लिए उसने उन लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम होने के लिए आई का उपयोग किया। और जब उसे जानकारी मिली तो उसने पाया कि सिस्टम ने वास्तव में उसके द्वारा चुने गए प्रत्येक कार्य के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का सुझाव दिया था। इस कारण से क्रिश ने सिस्टम द्वारा दिए गए सुझावों के साथ जाने का फैसला किया। कंपनी में शामिल हुए सभी लोगों को व्यवस्थित करने के बाद तथा सिस्टम द्वारा एक निश्चित कार्य के लिए सुझाए जाने के बाद क्रिश ने तुरंत मैथ्यू को सूची भेज दी। मैथ्यू को जब सूची मिली तो उसने भी इस समूह के लोगों के बारे में जानकारी देखी, और उसे लगा कि सूची में दिए गए ज्यादातर नाम और उन्हें दिए गए काम एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि कुछ लोग उपयुक्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्रिश के फैसले पर सवाल नहीं उठाया। आज तक क्रिश कंपनी के लिए फैसले लेता रहा था, और उसने कभी ऐसा अंतिम फैसला नहीं लिया था जिससे कंपनी पर नकारात्मक असर पड़ा हो। इसलिए उन्होंने तुरंत उन लोगों को निर्देश दिया जो अंगरक्षकों को ड्यूटी सौंपने के प्रभारी थे कि वे दी गई सूची के अनुसार ड्यूटी सौंपें। उन्हें ये भी देखना था कि अंगरक्षक कैसे काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई दुर्घटना न हो। पिछले कुछ दिनों से क्रिश प्रशिक्षण शिविर से उत्तीर्ण हुए समूह को सिखा रहा था कि अच्छे अंगरक्षक कैसे बने, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि वह उन्हें बहुत कम समय के लिए प्रशिक्षित कर सके और उनसे अंगरक्षक बनने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त होने की उम्मीद कर सके। इसलिए क्रिश ने फैसला किया कि वह जब तक संभव हो सकेगा उन्हें प्रशिक्षण देना जारी रखेगा, और अगर वह शहर में नहीं है तो वह वीडियो कॉल के जरिए ऐसा कर सकता है।
वह उन्हें ऑनलाइन भी प्रशिक्षण दे सकता है। सिस्टम द्वारा अपडेट पूरा करने के 7वें दिन क्रिश अभी जागा ही था कि उसे सिस्टम से एक संकेत प्राप्त हुआ। होस्ट के लिए दी गई 7 दिनों की छुट्टी समाप्त हो गई है। होस्ट को अगले 7 दिनों के भीतर क्लाइंट की ज़रूरत होगी। विकल्प सिस्टम द्वारा तैयार किए जाएंगे। क्रिश को आश्चर्य हुआ, वह छुट्टी पर था। शायद यही कारण था कि सिस्टम ने उससे क्लाइंट के बारे में नहीं पूछा। लेकिन ऐसा क्यों था कि सिस्टम ने उसे यह नहीं बताया कि वह छुट्टी पर है? इन विचारों के बावजूद क्रिश ने अपने सामने आए दूसरे प्रॉम्प्ट को देखा जिसमें कई विकल्प थे, लेकिन वह सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों से प्रभावित नहीं था। इसलिए क्रिश ने फैसला किया कि वह अब शहर में नहीं रहेगा, बल्कि इसके बजाय वह किसी प्रथम श्रेणी के शहर में चला जाएगा। शायद अब समय आ गया था कि वह अपने माता पिता, साथी परिवार और ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप के साथ मिलकर किसी प्रथम श्रेणी के शहर में काम करना शुरू कर दे। अध्याय 329 एक नई मंजिल। हालांकि क्रिश को यह पता था कि उसके पास ग्राहक का चयन करने के लिए पूरा 1 सप्ताह है, फिर भी उसे यह समझ में आ गया कि उसे जल्द से जल्द प्रथम श्रेणी के शहर में जाना होगा ताकि वह उस समय तक सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों पर विचार कर सके। अगर उस समय उसे दिए गए विकल्प संतोषजनक नहीं लगे तो उसे 1 सप्ताह पूरा होने से पहले दूसरे शहर में जाना होगा, अन्यथा उसे सिस्टम खोने का जोखिम उठाना पड़ सकता है। लेकिन जाने से पहले उन्हें यहाँ कुछ व्यवस्थाएं करनी थीं। इसलिए उन्होंने मैथ्यू और अपनी कंपनियों के प्रभारी 2 सीईओ समर्थ से बात की और उन्हें दोनों कंपनियों के लिए भविष्य की अपनी व्यवस्थाओं के बारे में बताया। उन दोनों को समझ में आ गया कि क्रिश की योजना ये सुनिश्चित करने की है कि दोनों कंपनियां न केवल उस शहर में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करें जहां वे वर्तमान में हैं। मनोरंजन कंपनी के लिए इसने पहले ही प्रांत में हलचल मचाना शुरू कर दिया था और प्रांत के प्रथम श्रेणी के शहरों में स्थित कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में उसे अधिक समय नहीं लगा। ये सच हो सकता है कि शहर के बाजार पर उसका अभी तक प्रभुत्व नहीं था, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह शहर में मौजूद अन्य मनोरंजन कंपनियों को आसानी से दबा सकता था। जहां तक सुरक्षा कंपनी की बात है तो उसने पहले ही इस शहर के बाजार पर अपना दबदबा बना लिया था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था और इसने अभी अभी दूसरे शहरों में अपना विस्तार करना शुरू किया था। सुरक्षा कंपनी को दूसरे शहरों के बाजारों पर कब्जा करने में कुछ समय लगेगा। यह एंटरटेनमेंट कंपनी से बिल्कुल अलग था। आखिरकार जब तक एंटरटेनमेंट कंपनी अच्छी क्वालिटी के गाने और फिल्में रिलीज करती रहेगी तब तक वह बड़े बाजार पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा क्रिश ने उन लोगों के साथ भी व्यवस्था की जो वर्तमान में उनके अधीन सीख रहे थे। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो उनके अधीन स्क्रिप्ट लेखन और संगीत रचना सीख रहे थे। कार्तिक भी उन लोगों में शामिल हो गए थे जो वर्तमान में संगीत रचना के मामले में क्रिश से सीख रहे थे। और जब उन्होंने उनके लिए व्यवस्था की तो उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि वे वीडियो कॉल के माध्यम से सीखेंगे। वह जहां भी होंगे वहीं से उन्हें पढ़ाएंगे और यह एक लाइव सेशन होगा। अगर उनमें से किसी को कोई सवाल हो तो वे सीधे उनसे पूछ सकते हैं और वह उनका जवाब देंगे। सभी जरूरी इंतजाम करने के बाद क्रिश ने आखिरकार हवाई टिकट बुक कर लिया और शहर छोड़कर सीधे रेजी शहर जाने का फैसला किया। ये शहर उसी प्रांत में स्थित था और क्रिश वहीं से शुरुआत करना चाहता था। सीब्लू नाइट क्लब के बारे में बात करें तो क्रिश का इरादा उसे इतना बड़ा करने का नहीं था, बल्कि उसे लगा कि शहर में क्लब का दबदबा बनाने के लिए इतना ही काफ़ी है। जहां तक रूपा की बात है, वह तब से गायब थी जब से उसने सीब्लू नाइट क्लब को उसके हवाले किया था। जहां तक बात उसके रहने की है, क्रिश को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। अन्यथा वह आसानी से एआई के इस्तेमाल से जानकारी प्राप्त कर लेता, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। आखिरकार उस लेन देन के बाद जिसमें उसने रूपा के परिवार को हवाई अड्डे तक पहुंचने में मदद की थी और रूपा ने उसे क्लब दे दिया था, उसके और रूपा के बीच किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रह गया था। क्लब उस समय फल फूल रहा था, उम्मीद के मुताबिक मुनाफा कमा रहा था और शहर के पूरे पूर्वी हिस्से पर उसका दबदबा था। शहर के पूर्वी भाग में हो रहे विकास के कारण शहर में पहले से ही स्थापित कुछ लोगों द्वारा वहां कई क्लब स्थापित किए जा चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें डायनामिक नाइट क्लब के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही थी। और एक नए प्रबंधक के प्रबंधन के तहत क्लब का विस्तार हो रहा था और यह केवल समय की बात थी कि यह पूरे शहर में फैल जाए। शहर के पूर्वी हिस्से में ही इसकी कई शाखाएं पहले से ही थीं और इस क्लब द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सभी बेहतरीन थीं, जिसने अधिकांश ग्राहकों को आकर्षित किया। क्रिश के पास अब इस शहर में कोई ऐसा नहीं था जिसकी उसे वास्तव में परवाह थी। पहले उसके माता पिता थे, लेकिन वे मर चुके थे। जहां तक उसके रिश्तेदारों की बात है, उस घटना के बाद से जब उन्होंने उसके माता पिता की मृत्यु के बाद लालच में उसका सब कुछ छीन लिया था, तब से उसे उनकी कोई चिंता नहीं थी। चैतन्य और उसके परिवार के बाकी लोगों पर क्रिश ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया।
जहां तक उसके चाचा का सवाल है, क्रिश तो उन्हें उसी दिन भूल गया था जिस दिन उसे ले जाया गया था। जहां तक शर्वानी और बाकी लोगों की बात है, जब से क्रिश ने जीवनसन निवास में अंगरक्षक के रूप में काम करना बंद कर दिया था, तब से उनके बीच संवाद बहुत कम हो गया था। एक दूसरे को बधाई देने के कुछ पलों के अलावा उनके बीच ज्यादा कुछ नहीं हुआ। शर्वानी के मामले में चीजें थोड़ी और अजीब हो गई हैं। शर्वानी के लिए अपने मन में उसके लिए जो भावनाएं थीं, उन्हें छिपाना नामुमकिन था। लेकिन क्रिश को उसके प्रति कोई रोमांटिक दिलचस्पी नहीं थी। इस वजह से उन दोनों के बीच रिश्ते थोड़े जटिल हो गए, जिससे उनके बीच बातचीत कम हो गई। ये कहा जा सकता है कि क्रिश जीवनसन परिवार में जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा बातचीत कर रहा था, वह कार्तिक था, जो वर्तमान में उसके अधीन सीख रहा था। इसलिए चूंकि कार्तिक को पहले से ही पता था कि क्रिश शहर छोड़कर जा रहा है, इसलिए उसे लगा कि कार्तिक ने दूसरों को पहले ही इसके बारे में बता दिया है। इसलिए क्रिश ने उन्हें सूचित करने की जहमत नहीं उठाई और अपने सूटकेस में अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें पैक करके उसे BMW 7 सीरीज़ की डिक्की में रख दिया और फिर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ा। पहले से ही व्यवस्था कर लेने के बाद जैसे ही वह हवाई अड्डे पर पहुंचा, कोई और आया और कार को उसके विला में वापस ले गया। क्रिश के लिए उसे अपने विमान के प्रस्थान के समय से पहले 30 मिनट से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। वह अपने जीवन में पहली बार विमान में चढ़ा था। इसके बावजूद उसे बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं हो रही थी। वह बस थोड़ा उत्सुक था, बस इतना ही। क्रिश बिजनेस क्लास में था और उसने जो विमान लिया था वह बिना किसी चक्कर के सीधे प्रथम श्रेणी के शहर जा रहा था। इसलिए क्रिश को बस आराम करना था। विमान के उसके गंतव्य पर पहुंचने से पहले लगभग 45 मिनट तक इंतजार करना था। जब वह रेजी शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसका स्वागत करने के लिए वहां कोई नहीं था। ऐसा नहीं था कि क्रिश का इस शहर से कोई संबंध था और यह पहली बार था कि वह इस शहर में आया था। उसने टैक्सी ली जो उसे एक होटल में ले गई। यह एक 4 सितारा होटल था। क्रिश एक प्रथम श्रेणी के शहर की भव्यता से चकित था। राजपुर शहर में उसने जो ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें देखी थीं, वे इस शहर में दिखाई देने वाली गगनचुंबी इमारतों के सामने बौनी लग रही थीं। इस शहर में बुनियादी ढांचा इतना विकसित था कि क्रिश भी हैरान रह गया। सड़कें चौड़ी थीं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती थी। ऐसा लग रहा था कि प्रथम श्रेणी के शहर ने विकास के लिए जो धनराशि अलग रखी है, वह बहुत बड़ी है। यही कारण है कि इतना बड़ा विकास हुआ। जहां तक शहर के आकार की बात है, तो इस शहर में आने से पहले क्रिश को जो जानकारी मिली थी, उसके अनुसार उसे पता चला कि इस प्रथम श्रेणी के शहर का आकार राजपुर शहर से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। क्रिश को इस शहर और राजपुर शहर के बीच का अंतर महसूस हो रहा था। यहाँ का 4 सितारा होटल भी राजपुर शहर के 5 सितारा होटलों से मुकाबला कर सकता था। क्रिश ने एक कमरा बुक किया, अपना सूटकेस उसमें रखा जिसमें उसकी ज़रूरत की सभी चीज़ें थीं। फिर उसने आराम किया, हालांकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम अपडेट होने के बाद पिछले 1 सप्ताह के दौरान जब क्रिश राजपुर शहर में था, उसने आखिरी और बची हुई शारीरिक वृद्धि वाली गोली ले ली थी। जिस समय क्रिश ने शरीर को बढ़ाने वाली गोली ली, उसे लगा कि वह अपनी ताकत पर नियंत्रण खो देगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया था। यद्यपि उसने अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस किया, उसने अपनी ताकत में वृद्धि, अपनी समझ में वृद्धि, चपलता और अन्य मापदंडों के साथ साथ महसूस किया। क्रिश को लगा कि वह अपने शरीर के नियंत्रण में था। ये पिछली बार से बिल्कुल अलग था जब उसने शरीर को बढ़ाने वाली गोली ली थी। इससे पहले उसने अपनी ताकत पर नियंत्रण खो दिया था, इस तरह से कि उसने जीवनसन निवास के भीतर जिस इमारत में वह रह रहा था, उसे लगभग नष्ट कर दिया था। लेकिन इस बार अपनी ताकत में स्पष्ट वृद्धि महसूस करने के बावजूद उसने बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं खोया। भले ही वह अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वह अपनी ताकत को पहले से कहीं बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम है। ये कुछ ऐसा था जो उसकी अपेक्षा से बिल्कुल उलट था। लेकिन इसके बावजूद क्रिश ने इस बारे में ज़्यादा न सोचने का फैसला किया, खास तौर पर सिस्टम से इस बारे में पूछने के बाद। इसके जवाब में सिस्टम ने उससे बस इतना कहा कि वह बाद में पता लगाएगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इस समय भले ही क्रिश ने अपनी ताकत का उतना परीक्षण नहीं किया था, फिर भी उसे अपनी ताकत का बुनियादी ज्ञान था। इस समय उसकी ताकत पिछली बार से 3 गुना थी। यह एक ऐसी बात थी जिसने क्रिश को प्रथम श्रेणी के शहर में आने का आत्मविश्वास दिया, बावजूद इसके कि उसे पता था कि वहां म्यूटेंट कहे जाने वाले लोगों से मिलने की संभावना थी। इस बारे में अधिक न सोचने का निर्णय करते हुए क्रिश ने अंततः अपने सामने रखे प्रॉम्प्ट की ओर देखा, जिसमें नए विकल्पों की सूची प्रदर्शित थी। अध्याय 330 ग्राहक का चयन। क्रिश के सामने जो विकल्प प्रदर्शित किए गए थे, उनमें वे लोग शामिल थे जो रेजी शहर में पाए जा सकते थे।
राजपुर शहर में वापस आने के दौरान सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए पिछले विकल्पों में वे लोग शामिल थे जो केवल शहर के भीतर ही पाए जाते थे। ये स्पष्ट था, जैसा कि सिस्टम ने पहले कहा था, कि वह केवल उस स्थान के भीतर से ही विकल्प उपलब्ध कराएगा जहां वह है। अब चूंकि वह रेजी शहर के भीतर था, इसलिए उसने शहर से ही विकल्प उपलब्ध कराए थे। दिए गए विकल्पों को देखते हुए कृष ने कुछ लोगों की पहचान की, लेकिन कुछ के लिए उसने पाया कि वह उन्हें पहचान नहीं सकता। वह उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आई का उपयोग कर सकता था, लेकिन पूरी सूची को देखने से पहले उसे इसकी आवश्यकता नहीं दिखी। सिस्टम द्वारा विकल्प के रूप में उपलब्ध कराए गए लोगों की संख्या कुल 10 थी, तथा 10 विकल्पों की अधिकतम संख्या थी जो सिस्टम उसे उपलब्ध करा सकता था। कृष को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि जीवनसन परिवार का कोई सदस्य इस शहर में रहता है। लेकिन कृष फिलहाल जीवनसन परिवार से जुड़ना नहीं चाहता था और उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उन नामों को पढ़ना शुरू किया जिनसे वह इस शहर के बारे में प्राप्त जानकारी के माध्यम से थोड़ा परिचित था। उसने नामों को देखा, उन लोगों के व्यवसाय को याद किया जो इस समूह में थे, साथ ही उनके चरित्र को भी। कृष एक बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने को तैयार नहीं था और न ही एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो बॉडीगार्ड के साथ दुर्व्यवहार करे, उन्हें अपना नौकर समझे। कृष एक बॉडीगार्ड होने का अपना रवैया सख्ती से बनाए रखना चाहता था, न कि एक नौकर जो ग्राहकों के लिए कुछ गंदी हरकतें करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। कृष को जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 3 लोगों को तुरंत सूची से हटा दिया गया, क्योंकि ये तीनों लोग अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कृष को दुर्व्यवहार का डर नहीं था, बल्कि इसके बजाय वह किसी भी तरह से दुर्व्यवहार सहने को तैयार नहीं था। इसके अलावा जब तक वह उनके अधीन काम करना चाहता है, उसे 3 महीने तक सब कुछ सहन करना होगा। उसके बाद ही वह अंततः कोई दूसरा क्लाइंट चुन सकता है, वह भी तभी जब वह सिस्टम रखना चाहता हो। अगर उसे लगता है कि सिस्टम को जारी रखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो वह अन्यथा चुन सकता है। तीनों को खत्म करने के बाद कृष ने उन 2 अन्य लोगों को देखा जिन्हें वह पहचान सकता था। इस बारे में सोचने के बाद उसने सोचा कि ये दोनों किसी भी खतरनाक गतिविधि में शामिल नहीं थे जिससे कृष अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सके और सिस्टम से अधिक लाभ उठा सके। वह इस शहर में आने के लिए तैयार था क्योंकि वह सिस्टम की क्षमताओं का दोहन करना चाहता था और सिस्टम से अधिक पुरस्कार अर्जित करना चाहता था। इसलिए उसके लिए एक ऐसा ग्राहक ढूंढना बेहतर था जो खतरे से ग्रस्त हो। जो लोग मुख्य रूप से अपने दफ्तरों में ही रहते थे, उनके लिए कई खतरों में शामिल होना बेहद मुश्किल था। ये सच हो सकता है कि वे कभी कभी खतरों में शामिल होते थे, लेकिन कृष के लिए यह पर्याप्त नहीं था। अपडेट के बाद सिस्टम के अनुसार अब कोई अनिवार्य मिशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर वह अपने क्लाइंट को किसी जानलेवा खतरे से बचाता है तो उसे इनाम मिलेगा। इसलिए भले ही उसे आने वाले खतरे के बारे में सिस्टम से कोई पूर्व सूचना नहीं मिलने वाली थी, लेकिन कृष के लिए यह पर्याप्त था, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा अंगरक्षक बनने के बारे में एआई द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा को देखने के बाद उसके पास पहले से ही जो क्षमताएं थीं, वे उसके पास थीं। अब बाकी बचे 5 लोगों की बात करें तो उनमें से एक जीवसन भी शामिल था। कृष के पास उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी बात थी जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था, बशर्ते ये समूह साथी परिवार या ब्लैक मर्सनरी ग्रुप जैसा न हो। कृष ने एआई से संवाद किया और उसे 5 लोगों के समूह के बारे में जानकारी की आवश्यकता के बारे में बताया। बिना किसी सवाल के एआई ने दिया गया काम पूरा कर दिया और कुछ ही देर में कृष को कई फाइलें मिल गईं जिनमें वह जानकारी थी जो उसे चाहिए थी। कृष ने एक के बाद एक जानकारी पढ़नी शुरू की। शरीर को मजबूत बनाने वाली गोली लेने की वजह से उसकी याददाश्त भी बढ़ गई थी। हालांकि यह फोटोग्राफिक मेमोरी के स्तर तक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह थोड़ी देर पढ़ने के बाद भी बहुत सी बातें याद रख सकता था। इसके अलावा उन्होंने केवल एआई द्वारा प्रदान की गई सारांश को पढ़ा, विस्तृत जानकारी नहीं। इसलिए उन्हें जीवनसन परिवार के सदस्य सहित 5 लोगों के बारे में बुनियादी समझ मिली। सोच विचार के बाद कृष आखिरकार एक निर्णय पर पहुंचा। उन 5 लोगों में से हर एक की अपनी अपनी खूबियां थीं। उनमें से एक की ऐसी खूबी थी जो कृष को पसंद नहीं थी, दूसरा अवैध धंधे में लिप्त था, जबकि बाकी 3 लोग अच्छे स्वभाव के थे। कृष ने पहले 2 को रद्द कर दिया क्योंकि वह किसी भी अवैध व्यवसाय में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। ये कुछ ऐसा था जो उसे सरकार के खिलाफ ले जाने वाला था, जो वह नहीं चाहता था। अंतिम 3 में जीवनसन परिवार का सदस्य और राजपूत परिवार का एक सदस्य शामिल था। अंतिम में एक व्यवसायी था जो एक मनोरंजन कंपनी का मालिक था। कृष ने तुरंत ही एक मनोरंजन कंपनी के इस मालिक को हटा दिया, ये सोचकर कि वह जल्द ही इस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला था। अगर वह अपने इस बॉस को कुचल देता तो उसे वेतन की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती। वह क्या करता, खासकर अगर ये 3 महीने खत्म होने से पहले हुआ हो।
बाकी 2 के लिए क्रिश ने जीवनसन परिवार के सदस्य को खत्म करने का फैसला किया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि क्रिश फिलहाल जीवनसन परिवार के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहता था। ऐसा कुछ खास नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था, बल्कि यह उसके अपने निजी कारण थे। लेकिन उस कारण के बिना भी दोनों की तुलना करने पर क्रिश स्पष्ट रूप से राजपूत परिवार से एक को ही चुनेगा। इसके पीछे कारण ये था कि जब दोनों के बीच खतरे के पहलू पर विचार किया गया तो राजपूत परिवार का ये सदस्य जीवनसन परिवार के इस सदस्य की तुलना में अधिक खतरे में था, जबकि एक अन्य व्यक्ति ऐसा व्यवसायी था जो किसी ऐसे व्यवसाय में सम्मिलित था जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोगों के साथ खतरनाक संबंध शामिल थे, तथा एक अन्य व्यक्ति सीधे तौर पर खतरनाक लोगों के साथ व्यवहार कर रहा था। राजपूत परिवार का ये सदस्य सेना की एक विशेष इकाई का सदस्य था जो भाड़े के सैनिकों से निपटने में माहिर था। इसका मतलब था कि जब तक क्रिश इस व्यक्ति की रक्षा कर रहा था, उसे भाड़े के सैनिकों से निपटना होगा। कोई भी व्यक्ति यह जानकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि सेना की एक विशेष इकाई के एक व्यक्ति को, जिसे भाड़े के सैनिकों से निपटना था, अंगरक्षक की आवश्यकता क्यों थी। इसके पीछे का कारण बहुत सरल था। ये केवल इसलिए था क्योंकि वे पहले भी भाड़े के सैनिकों के समूह से निपट चुके थे। उन्होंने एक ऐसे भाड़े के सैनिक समूह से निपटा था जिसे दुनिया के शीर्ष भाड़े के सैनिकों के समूहों में से एक माना जाता था। ये ब्लैक भाड़े का समूह नहीं था, बल्कि यह एक और भाड़े का समूह था जिसे ब्लडहाउंड भाड़े का समूह कहा जाता था। भाड़े के सैनिकों के इस समूह से निपटने के मिशन के दौरान जीवन ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और वह व्यक्ति इस भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे नंबर के कमांडर का बेटा था। ये स्पष्ट रूप से असंभव था कि एक छोटी इकाई, चाहे वह कितनी भी खास क्यों न हो, एक पूरे भाड़े के समूह से निपट सके जो अपने आप में दुनिया में शीर्ष पर था, एक साथ। इसलिए उन्होंने बस एक छोटे से गढ़ से निपटा है जो इस प्रांत के भीतर स्थित था। लेकिन किसी तरह ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे कमांडर का बेटा उस गढ़ में चला गया और गढ़ पर किए गए अचानक हमले के कारण मारा गया। जब ये सूचना ब्लडहाउंड भाड़े के सैनिकों के समूह के दूसरे कमांडर के कानों तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गया और उसने कहा कि वह जीवन को मार डालेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने डार्क वेब पर कुछ पोस्ट किया था जिसे स्पेशल यूनिट भी एक्सेस कर सकती थी, लेकिन वे इसे खुले तौर पर नहीं कर सकते थे। उनके पास डार्क वेब में चुपके से घुसने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन ज़्यादातर बार जब उन्हें पकड़ा जाता था तो डार्क वेब में घुसने के लिए जिन अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें वेब तक पहुंचने से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता था। जीवन राजपूत नाम के इस लड़के के बारे में क्रिश को एक और जानकारी मिली थी कि वह काफ़ी ताकतवर था। दरअसल वह इस विशेष इकाई के कुछ ताकतवर लोगों में से एक था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत क्यों है और बॉडीगार्ड उससे भी कमज़ोर हो सकता है, क्रिश जानता था कि यह सिर्फ परिवार की वजह से था। परिवार उसे बिना किसी ऐसे व्यक्ति के काम करना जारी रखने की इजाज़त नहीं देता था जो उसकी देखभाल कर सके। ये सच था कि वह टीम के सदस्यों के साथ काम कर रहा था, लेकिन परिवार को विश्वास नहीं था कि यह पर्याप्त सुरक्षित है। इसलिए वे चाहते थे कि उसके पास एक निजी अंगरक्षक हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके खिलाफ न जाए और उसकी रक्षा करे और उसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाले। ये निश्चित रूप से सबसे उपयुक्त उम्मीदवार है। ओह, मेरा मतलब है क्लाइंट। अब मैं ये नौकरी कैसे ले सकता हूँ? क्रिश ने धीमी आवाज में कहा, ये देखते हुए कि वर्तमान में वह किसी भी बॉडीगार्ड कंपनी के तहत पंजीकृत नहीं था।